Okay. 3rd February, you said that your job is Maya, but you must know that Maya is illusion. As soon as there is absence of Krishna consciousness, that is Maya. But you are working just to help and push Krishna's interest. Therefore, it is not Maya. Anything used in Krishna consciousness is real renouncement. Letter to Jai Govinda, February 3rd, 1970. सो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया और अधिकार। सो कोई भी सेवा या कोई भी काम जब कृष्ण के लिए किया जाता है, वो कभी माया नहीं हो सकता है। प्रभुपाद वही बताते हैं। तो कभी कभी हम लोगों को ऐसा लग सकता है कि हम लोग जो जॉब कर रहे हैं या हम लोग जो काम करते हैं, ये एक किस्म का माया है। इतना क्यों हम लोग इतना भौतिकवाद पे जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर उस काम के वजह से जो आपको सैलरी मिलता है या इनकम होता है, उस इनकम से अगर आप कृष्ण भक्ति का प्रचार और प्रसार करने में आपके गुरु महाराज को, शिल प्रभुपाद को हेल्प कर रहे हैं, तो वो काम कभी माया नहीं हो सकता है। ठीक है। तो प्रभुपाद वही यहाँ पे बताते हैं कि हम लोगों को कृष्ण के इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए। तो हो सकता है कि अभी हम लोग गृहस्थ स्टेज में हैं तो हम लोगों को काम करना पड़ रहा है, बट देयर विल बी टाइम जब हम लोग उसको भी रिनाउंस कर सकते हैं। जब हमारा उम्र हो जाएगा उस हिसाब से हम लोग सेवा भी कर सकते हैं। तो कभी भी ऐसा मत सोचिए कि कोई भी काम ऐसे इल्यूशन हो सकता है। कृष्ण की सेवा के लिए अगर आप कर रहे हैं तो अच्छा ही है। 3rd February, in spiritual life, just directly surrendering to Krishna will not be complete surrender. We have to be surrendered to Krishna's representatives who are in front of us and are dealing with us. Srimad Bhagavatam 3.9.26, Ujjain, 3rd February 2009। तो श्रील भक्तचार्य महाराज बताते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग कृष्ण को कभी डायरेक्टली सरेंडर नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा गलत फहमी रहता है लोगों के मन में, स्पेशली जो लोग वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि कृष्ण को डायरेक्ट सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कृष्ण को डायरेक्टली सरेंडर करना कभी भी पॉसिबल नहीं है, और होगा तो भी वो कंप्लीट सरेंडर होता नहीं है। इसीलिए कृष्ण अपने ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, ताकि जिनको हम लोग देख सकते हैं, जिनको हम लोग सुन सकते हैं, हु आर लिविंग। लिविंग मीन्स जो अपने शरीर में अभी भूलोक में प्रेजेंट है। तो ऐसे डिवोटिस को देख के उनको हम लोगों को समर्पण करना चाहिए। भगवान कृष्ण को तो हम लोग देख नहीं पाते, तो उनको कैसे सरेंडर करेंगे। तो इसीलिए उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, जो दे आर इन ए लिविंग बॉडी, दे कम इन फ्रंट ऑफ अस एंड दे गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू सरेंडर टू कृष्ण। तो इसीलिए हम लोगों को हमेशा कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव के पास सरेंडर करना चाहिए। और इसी के ऊपर बेस्ड करके ही हम लोग बता सकते हैं कि ऋतिक फिलोसॉफी इज रॉन्ग। बिकॉज ऋतिक फिलोसॉफी में वो लोग क्या बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद को हम लोग सब सरेंडर करेंगे। प्रभुपाद को सरेंडर करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन प्रभुपाद स्व शरीर में अभी नहीं प्रेजेंट है हमारे सामने, तो हम लोग कैसे उनको सरेंडर करेंगे। हम लोग उनको देखे भी नहीं कभी लाइफ में। वी हैव नेवर सीन हिम, वी हैव जस्ट हर्ड हिज रिकॉर्डिंग्स, वी हैव रेड हिज बुक्स। तो उनको सरेंडर करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज, दे आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अस, वी हैव सीन देम, वी हैव मेट देम। एंड उनको देख के हम लोग प्रभुपाद को समझ सकते हैं और उनको ही सरेंडर कर सकते हैं हम लोग। तो इसीलिए लिविंग गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग इन आईडीसी कोर्स, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स। ठीक है। तो कभी भी हम लोग कृष्ण को डायरेक्ट सरेंडर नहीं कर सकते, ये गलत फहमी है, और ये गलत फहमी हमारे मन से हमको निकालना चाहिए। प्रभुपाद के बुक का जो रीडिंग ऑर्डर है यहाँ पे दिया हुआ है। और बाकी ओके, जो कुछ नटखट माखन चोर क्लब, शायद इसके बारे में ही पवन प्रभु बता रहे थे, जो अभी शुरू होने वाला है संडे को। वेरी गुड। और ये इस्कॉन न्यू टाउन जो कलकत्ता में है, उसका भी एक शायद वीकेंड स्कूल वो लोग शुरू किए हैं। तो बहुत अच्छा है ये सब। इनिशिएटिव्स आर वेरी गुड, बिकॉज बच्चों को जितना हम लोग कृष्ण भक्ति सिखा सकते हैं उतना ही अच्छा है। ओके, सो आई विल शेयर द स्क्रीन नाउ फॉर टुडेज बुक। ओके, तो हम लोग आज एक नया बुक शुरू करेंगे, जिस बुक का नाम है लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। अच्छा, अभी शायद और एक सेकंड, कुछ और डिवोटीज भी ज्वाइन किए हैं, उनका नाम मैंने बोलना भूल गया शायद।
Okay, Vandana Mataji, Dandavat Pranam. Thank you very much for joining. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आई होप आप ठीक हैं और घर में सब लोग ठीक हैं, आपका हेल्थ भी ठीक होगा, सबका ठीक। हाँ प्रभु जी, बीच में थोड़ा सा इश्यू हो गया था, पर अभी कृष्णा की कृपा से सब बढ़िया है। वेरी गुड, हरे कृष्णा, थैंक हरे यू। कृष्णा। ओके, आई थिंक बाकी सब डिवोटीज का ऑलरेडी मैंने नाम ले लिया है, थैंक यू। ओके, तो ये वेदाबेस का एप्लीकेशन है और आज जो बुक हम लोग पढ़ेंगे, आज का बुक है लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। ओके ओके, सो दिस इज द बुक लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। ओके, तो इसमें पहले हम लोग इंट्रोडक्शन और फॉरवर्ड पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, बेसिकली ये बुक जो है ये दिस इज लाइक ए साइंटिफिक, Prabhupada is actually explaining that Krishna consciousness is scientific, and anything written in the scripture, it can be verified scientifically also, like not everything but most of the things. Okay, तो इस बुक में फॉरवर्ड और इंट्रोडक्शन के बाद फर्स्ट चैप्टर में प्रभुपाद का एक मॉर्निंग वॉक का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, अप्रैल 18 1973। सेकेंड में अप्रैल 19 का मॉर्निंग वॉक है, फिर अप्रैल 28 29, मई 3, 7, May 8, May 11, May 13, May 14, May 15, May 17, and December 2, 1973, December 3, December 7, and December 10. So basically ये प्रभुपाद के मॉर्निंग वॉक का ही एक ट्रांसक्रिप्ट है जिसको लोगों ने एक बुक के रूप में प्रेजेंट किया है। तो इसमें प्रभुपाद मॉडर्न साइंस और कृष्ण कॉन्शियसनेस के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम लोगों को बहुत सारा ज्ञान मिलेगा यहाँ से। सो दिस इज द फॉरवर्ड, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर टुडे। और कोई डिवोटी जो पढ़ना चाहेंगे प्लीज आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। एक फर्स्ट पैराग्राफ आप पढ़िए। कौन रेडी है? हाँ, हरे कृष्णा, अनिता माता जी पढ़िए। Hare Krishna. For people who have come to accept every pronouncement of modern scientists as tested and proven truth, this book will be an eye-opener. Life comes from life is an impromptu but brilliant critique of some of the dominant policies, theories, and presuppositions of modern science, and scientists by one of the greatest philosophers and scholars of the century, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Prabhupada's vivid analysis uncovers the hidden and blatantly unfounded assumptions that underlie currently fashionable doctrines concerning the origins and purpose of life. ओके, तो यहाँ पे जस्ट बिकॉज अभी ये फॉरवर्ड है, ये थोड़ा इसमें बताते हैं जो बीबीटी के जो एडिटर हैं वो बता रहे हैं कि प्रभुपाद ने इस बुक पे बहुत सारा मॉडर्न साइंटिफिक जो थ्योरीज है उसके ऊपर डिस्कशन किया है, और बहुत सारे थ्योरीज को जो हम लोग ऐसे बिना जांच पड़ताल करके हम लोग डे टू डे लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं, उनको सच मान के हम लोग अब आगे बढ़ते हैं पढ़ाई में, उसको भी प्रभुपाद ने यहाँ पे चैलेंज किया है। वो आगे पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि कौन सा थ्योरीज के ऊपर प्रभुपाद डिस्कस कर रहे हैं। And this will be basically an eye opener for those who like blatantly believe in modern science, who have full faith in modern science. क्योंकि ultimately there are few people who thinks that science has replaced God, or science has replaced द रिलीजन, बट प्रभुपाद यहाँ पे इसके ऊपर बात करते हैं कि हम लोगों को ब्लाइंड फेथ साइंस के ऊपर भी नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ माता जी, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू? Yes, Prabhuji. This book is based on taped morning of conversations that Srila Prabhupada had with some of his disciples during 1973 in the Los Angeles area. On those mornings, when he focused on science, Srila Prabhupada spoke mainly with his disciple Thaudam D. Singh, PhD, an organic chemist. Dr. Singh presently directs the Bhaktivedanta Institute, an international center for advanced study and research in science, philosophy, and theology.
हरे कृष्ण। हरे तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद का जो मॉर्निंग वॉक का जो यहाँ पे इस बुक में बेसिकली प्रभुपाद का जो मॉर्निंग वॉक का जो कॉन्वर्सेशन है उसको लोगों ने ट्रांसक्राइब किया है। और बेसिकली 1973 में लॉस एंजलिस एरिया में प्रभुपाद ने जो भी मॉर्निंग वॉक में डिस्कशन किया था, बहुत सारे मॉर्निंग वॉक का डिस्कशन यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। एंड श्रील प्रभुपाद इसमें ज्यादा अपने डिसाइपल जो है थॉडम डी सिंह, इनका नाम है, इनका ये लीगल नेम है लेकिन उनका स्पिरिचुअल नेम है हिज होलीनेस भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज। तो आप सबको पता ही होगा वो कौन है। वो भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट है। प्रभुपाद ने ही उनको ये इंस्टीट्यूट खोलने के लिए बोला था। और ये इंस्टीट्यूट का बेसिकली सेवा ये है कि साइंटिफिक कम्युनिटी को कृष्ण भक्ति के बारे में बताया जाए। तो साइंटिफिक कम्युनिटी को बताने का मतलब है यू शुड ऑल्सो बी हैविंग वेरी गुड आइडिया अबाउट साइंस। तो भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट का ब्रांच बहुत सारे शहरों में है, पेरिस में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, फिर आई थिंक और भी 2-3 जगह पे है। तो वो लोग रेगुलर सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, और फिर वो लोगों का बहुत साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ कन्वेंशन भी होता है। स्पेशली महाराज जब थे, महाराज ने तो बहुत सारे नोबेल लॉरिएट के साथ खुद बात किया है और उसके बेसिस पे भी महाराज का बहुत सारा बुक पब्लिश किया गया है जो आपको कोई भी इस्कॉन के मंदिर में आपको मिल जाएगा। एंड महाराज हिमसेल्फ इज ए पीएचडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड वो तभी लॉस एंजलिस में ही, एक्चुअली लॉस एंजलिस नहीं, वो सैन फ्रांसिस्को में बर्कली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। तो तभी प्रभुपाद से मिले और प्रभुपाद के साथ मिलके ही वो बहुत प्रभुपाद के प्रति उनका श्रद्धा जागा उनके मन में। और वो बेसिकली वो भी एक मणिपुर से, एक मणिपुर के रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं वो। और मणिपुर में जैसे मैंने बताया कि मणिपुर में जो नॉर्मली 80% ऑफ पॉपुलेशन इन मणिपुर आर वैष्णव्स एंड गौड़ीय वैष्णव्स। तो हिज ऑनर्स भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज भी बचपन से वैष्णवी थे। और जब प्रभुपाद से मिले वो और भी उनको प्रेरणा मिला और फिर बाद में वो ब्रह्मचर्य और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है। 2006 में वो अप्रकट हुए। और फिर उनका समाधि मंदिर अभी वृंदावन में बनाया गया है। उनके डिवोटी लोग, उनके जो भी डिसाइपल्स हैं, उन लोगों ने वृंदावन में उनका समाधि बनाया है। तो स्वरूप दामोदर महाराज का नाम यहाँ पे दिया है। तो वही बेसिकली ही इज वन ऑफ द पर्सन हु इज आस्किंग क्वेश्चन एंड आल्सो रिमेम्बरिंग ऑल द थिंग्स व्हाट प्रभुपाद इज टेलिंग। ओके, कोई और डिवोटी ये पैराग्राफ पढ़ना चाहेंगे? थैंक यू माता जी। कोई और डिवोटी पढ़ेंगे? एनीबडी हु इज फ्री? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रवीण प्रभु पढ़िए। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय। Each day, wherever in the world he happened to be, Srila Prabhupada would go out for a lengthy stroll in the chill quietude of the early morning, and cloaked in a warm wrap, he would share intimate moments with a small group of students, disciples, and special guests. Some mornings found him immersed in contemplation or quiet appreciation of the surroundings, and little dialogue emerged. At other times, he spoke at great length and often with considerable intensity on various subjects. During these animated discourses, he demonstrated that philosophical analysis need not be a dull, abstruse affair, but can be a dynamic, cutting edge into every sphere of life. Nothing could escape his keen intellect, deep spiritual insight, and uncommon wit. Rejecting superficial and dogmatic thinking, he edified, challenged, cajoled, charmed, and enlightened his students, and he carefully guided them to increase insight and understanding. हरे कृष्ण। तो बहुत सारा कठिन कठिन इंग्लिश यूज किया है यहाँ पर। Yes, yes. तो जितना सिंपल तरीके से मैं समझा सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ प्रभुपाद की कृपा से। तो पहले तो बताया जाता है कि प्रभुपाद दुनिया में कहीं पे भी रहते थे,
प्रभुपाद हर दिन सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे। ये उनका एक बहुत अच्छा आदत था। एक्चुअली ये आदत उनको बचपन से ही था, लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम यूएस पहुंचे, तभी आप सबको पता ही होगा, उनको शिप के अंदर, जलदूत के अंदर उनको 2 बार उनका हार्ट अटैक हुआ था, राइट। और उसके बाद वो काफी बीमार पड़ गए थे। तो यूएस में पहुंचने के बाद इनिशियल जब वो मैनहट्टन में वो 26 एवेन्यू में उन्होंने एक फ्लैट किराए पे लिया भक्तों की कृपा से, तो तभी कुछ दिनों के बाद उनका तबीयत फिर से खराब हो गया था। वो ये 1965 का बात है। तो 1965 में फिर से उनका, बिकॉज अभी 2 बार हार्ट अटैक होने के बाद एक 70 साल के बूढ़े इंसान का तबीयत खराब हो ही सकता है, राइट। तो उनका फिर से तबीयत खराब हो गया। तो डॉक्टर को उनके पास लेके आए डिवोटी लोग। तो डॉक्टर ने जब उनको देखा, सब कुछ देखा, तो उन्होंने बोला कि ये एक्चुअली दिस इज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ दोज हार्ट अटैक्स, और इसके वजह से आपका तबीयत काफी मीन्स नासाज हो गया है अभी। तो डॉक्टर ने उनको बताया कि देखिए, आपको मैं सजेस्ट करता हूँ, दवाई तो मैं दे ही रहा हूँ, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि रोज आप मिनिमम हाफ एन आवर टू 1 आवर आप मॉर्निंग वॉक पे निकलिए। क्योंकि इससे क्या होगा, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। क्योंकि जब बॉडी एक्टिव कंडीशन में रहता है ना, तो ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन इनटेक, सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन बॉडी जब एक जगह पे बैठा हुआ रहता है, या बॉडी जब इनएक्टिव हो जाता है, जब ज्यादा हम लोग बैठ 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 के काम करते हैं, हम लोग जब ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलते, तब बॉडी में अलग अलग किस्म का डिजीज क्रिएट होता है। तो वो डॉक्टर ने जब प्रभुपाद को ऐसा बोला, तो उन्होंने, प्रभुपाद ने उस डॉक्टर को अप्रिशिएट किया, और प्रभुपाद ने बोला कि हाँ, एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं मैं ये मानता हूँ। क्योंकि प्रभुपाद भी तो ये मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते थे, राइट। वो एक फार्मेसी चलाते थे, इतने साल तक उन्होंने फार्मेसी चलाया उन्होंने, तो उनको बहुत सारा आइडिया था मेडिकल फील्ड के बारे में। तो प्रभुपाद ने बोला कि एक्चुअली मैं जब इंडिया में भी था, मैं रोज मॉर्निंग वॉक पे निकलता था, लेकिन यूएस में आने के बाद अचानक से मैं थोड़ा लाइक मॉर्निंग वॉक के मामले में मैं थोड़ा लाइक आई डिड नॉट गिव सो मच इम्पोर्टेंस टू मॉर्निंग वॉक। बट अभी मेरा तबीयत खराब है, इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं फिर से मॉर्निंग वॉक शुरू करता हूँ। तो अच्छा हुआ आपने मुझे रिमाइंड किया, मैं फिर से मॉर्निंग वॉक शुरू करूंगा। और उस दिन के बाद से श्रील प्रभुपाद कभी भी मॉर्निंग वॉक मिस नहीं किया। तो रोज सुबह मंगल आरती वगैरह खत्म करके, जहाँ पे भी वो रहते थे, वो गेस्ट के घर में हो या मंदिर में हो या कहीं और हो, वो हमेशा मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे। और मोस्टली वो समुंदर किनारे या किसी पार्क में या कहीं पे जहाँ पे भी थोड़ा अच्छा हवा मिलता है, उधर वो निकलते थे। और लॉस एंजलिस में तो इस्कॉन मंदिर के पास ही अच्छा स्ट्रोल करने का जगह था। तो कभी कभी वो दूसरे वेनिस बीच, ये सब जगह पे भी वो जाते थे वॉकिंग करने के लिए, और उनके डिसाइपल्स उनको लेके जाते थे। तो प्रभुपाद ने कभी भी मॉर्निंग वॉक करना फिर बंद नहीं किया। तो ये हम लोगों के लिए भी एक सीख है, स्पेशली जो लोग अर्बन सिटीज में रहते हैं, विच इज ऑल ऑफ अस। तो गांव में रहने वाले लोग तो यहाँ पे है नहीं क्लास में कोई। तो हम सबको भी दिन में कम से कम हाफ एन आवर, मिनिमम हाफ एन आवर हम लोगों को वॉकिंग करना चाहिए। और आप घर के अंदर करिए, ट्रेडमिल के ऊपर करिए, या रास्ते में निकल के करिए, लेकिन करिए जरूर। क्योंकि बहुत देर तक बैठ के काम करने से ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, और उसके वजह से बहुत सारा अलग अलग डिजीज क्रिएट होगा शरीर में, जिसके वजह से फ्यूचर में हम लोगों को तकलीफ हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज प्रभुपाद का बात मान के, प्रभुपाद 70 साल की उम्र में अगर मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, 30-40 साल की उम्र में हम लोग को भी करना चाहिए। ठीक है, कितना भी काम क्यों ना हो। प्रभुपाद से ज्यादा तो हम लोग बिजी नहीं है कि नहीं? है क्या प्रवीण प्रभु? प्रभुपाद से भी ज्यादा बिजी हैं आप, ऐसा लगता है क्या? No, no, Prabhu, not at all. नहीं ना? करेक्ट। नहीं नहीं तो Prabhu. प्रभुपाद दिन Yes, में से 2.5 घंटा सोते थे, तो हम लोग तो फिर भी 8 घंटा 6 घंटा सो ही लेते हैं। तो हम लोगों को भी मॉर्निंग yes. वॉक करना चाहिए। तो प्रभुपाद से ये सीख हमको मिलता है, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक नहीं होगा तो इवनिंग वॉक करिए, जो भी वॉक करिए हाफ एन आवर करिए। और ये दिस इज एप्लीकेबल टू द लेडीज ऑल्सो, बिकॉज सम ऑफ द लेडीज मे बी दे आर हाउस वाइफ्स। सो उनका घर के अंदर बहुत सारा काम होता है, लेकिन वॉकिंग करिए, क्योंकि वॉकिंग से पूरे बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। आपको ऐसा लग सकता है कि किचन में रहने से, बहुत सारा काम करने से शायद आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है। डोंट ट्रस्ट ऑल दोस एक्सरसाइजेस, बेटर यू वॉक और डू सम योगा, वट एवर यू हैव, इफ यू हैव टाइम। बट हाफ एन आवर दिन का दीजिए इसमें, तो फिर आपको फालतू का डॉक्टर का पैसा देना आपको कम पड़ेगा।
नहीं तो बहुत तकलीफ होता है फ्यूचर में, स्पेशली जब बुढ़ापा आएगा तभी हम लोगों को बहुत तकलीफ होगा। तो प्रभुपाद से ये सीख हमको लेना चाहिए, रोज हम लोगों को हाफ एन आवर मिनिमम चलना चाहिए। ये प्रभु माता जी सबके लिए है, ठीक है, और इंक्लूडिंग मेरे लिए भी है बाय द वे। ओके, थैंक यू। तो पहला चीज ये बता रहे हैं प्रभुपाद। ओके, किसी का माइक ऑन है, माइक को हाँ, थोड़ा हरे म्यूट कर दीजिए। हरे कुछ कृष्ण बोलना है? प्रभु जी। हाँ, हाँ, श्रीनिवास प्रभु बोलिए। हाँ। प्रभु जी, मॉर्निंग जो वॉक करेंगे, मॉर्निंग वॉक के साथ चैंटिंग भी कर सकते हैं प्रभु जी, फिर दोनों भी काम हो जाएगा, अच्छा रहेगा ऐसा मॉर्निंग वॉक। हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज है कि जब हम लोग चैंटिंग करते हैं तब बहुत फास्ट मॉर्निंग वॉक करने से चैंटिंग पे कंसंट्रेशन नहीं होता है। क्योंकि दो टाइप का वॉक होता है, एक होता है एकदम स्लोली चलना, और एक होता है ब्रिस्क वॉक, राइट। ब्रिस्क वॉक का मतलब है कि आपका पसीना निकलेगा। तो जब आप थोड़ा फास्ट चलेंगे, तो बहुत ज्यादा फास्ट आप चलते हैं तो आपका जपा पे कंसंट्रेशन नहीं होता है। ये आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अगर बहुत ज्यादा फास्ट चलेंगे तो जपा पे कंसंट्रेशन नहीं होता है, क्योंकि फास्ट चलने पे आपका कंसंट्रेशन शिफ्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे आपको फिर जपा आप वो जप इतना अच्छी तरह से होता नहीं। तो इसीलिए अगर चलेंगे तो ऐसे पेस में चलिए कि आपका जपा हिंडर ना हो, आपका जपा पे कंसंट्रेशन आपका बरकरार रहे। तो प्रभुपाद जैसे मॉर्निंग वॉक पे जब करते करते ही निकलते थे, तो हम लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं। बट अगर आप बहुत फास्ट चलते हैं एज एज ए प्रॉपर कार्डियो एक्सरसाइज, देन यू कांट डू जपा दैट टाइम। इज इट क्लियर, और कुछ मैंने बोला जो आपको समझ में नहीं आया? समझ गए, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। ओके, हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण। ठीक है। तो अगर बाय चांस अगर मॉर्निंग में आपके पास टाइम कम है तो ऑफिस से रिटर्न आने के बाद भी कर सकते हैं। अ, दिन में हाफ एन आवर कुछ भी एक्सरसाइज करिए जिससे आपका हार्ट रेट थोड़ा बढ़े। जो लोग एथलीट होते हैं, या जो लोग कोई भी काइंड ऑफ फिटनेस पे वो लोग का ध्यान होता है, वो लोग हाफ एन आवर का वो लोग का कार्डियो होता है। कार्डियो का मतलब है कि आप अपना हार्ट रेट को, नॉर्मल रेट जो होता है विच इज 70 to 85, उस रेंज में होता है। हर मिनट में जो हार्ट बीट होता है 70 to 80 के रेंज में होना चाहिए, 80 85 के। तो उस रेट से आपको थोड़ा हार्ट रेट बढ़ाना है, कुछ भी ऐसा करना है। 120 150 तक लेके जाना है और फिर वापस उसको नॉर्मल रेंज पे लेके आना है। उससे क्या होगा कि आपका जो मेजर ऑर्गन है दैट इज हार्ट, वो एक लिमिट तक वो एक्टिव रहता है। तो उसके वजह से हार्ट में जो प्लग्स वगैरह होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, वो जमता नहीं है, ठीक है। और वो मेजर आपका फ्यूचर में डिजीज को रोकने के लिए काम आपको हेल्प करेगा। तो सब लोग प्लीज ये कोशिश करिए, स्पेशली ये लास्ट 2 साल से तो हम लोग सब घर पे ही चिपके हुए हैं। तो अगर ये सब करेंगे, घर में रह के भी कर सकते हैं, तो ये करेंगे तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। और प्रभुपाद से हमको मोटिवेशन मिल रहा है। अगर कोई बोलेगा कि नहीं नहीं डिवोटीज को ये सब नहीं करना चाहिए, तो उनको आप तुरंत बता सकते हैं कि प्रभुपाद खुद ये करते थे, तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे। प्रभुपाद चाहते थे कि हम लोग हमेशा अपना हेल्थ का ख्याल रखें। और प्रभुपाद ने अपने सब डिसाइपल्स को बताया भी था कि पहले भक्तों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ, दैट इज स्वस्थ रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ, हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। Second priority is japa, that is chanting 16 rounds, and third priority is सेवा। ठीक है, तो ये ऑर्डर में ही हमको आगे बढ़ना है। पहले हेल्थ का ख्याल रखना है, सेकंड हम लोगों को जपा के ऊपर ध्यान देना है, थर्ड सेवा के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, ये चीज याद रखिए, ये भूलिए मत। ये प्रभुपाद ने खुद उनके डिसाइपल्स को बताया है, हेल्थ, जपा एंड सेवा। फर्स्ट इज हेल्थ। तो हेल्थ के मामले में, क्योंकि हेल्थ अगर ठीक नहीं रहेगा तो भगवान का सेवा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। स्पेशली अभी के पेंडेमिक सिचुएशन में यू हैव टू गिव मोर कंसंट्रेशन टू योर हेल्थ। ओके, सो जब मॉर्निंग वॉक पे प्रभुपाद जाते थे, ऑब्वियसली प्रभुपाद से मॉर्निंग वॉक नहीं करते थे, वो बहुत सारा डिस्कशन भी करते थे अपने डिवोटीज, अपने डिसाइपल्स के साथ। कभी कभी सिंपली ही वो सिर्फ प्रकृति के बारे में बात करते थे। स्पेशली जब वो बहुत सुंदर पेड़, पक्षी, पार्क देखते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था। तो प्रभुपाद हमेशा प्राकृतिक सौंदर्य का वो अप्रिशिएट करते थे, प्राकृतिक सौंदर्य को। और कृष्ण के बारे में वो बताते थे कि कृष्ण ने कितना सुंदर ये प्रकृति बनाया है, देखो कितना सुंदर है, कितना सुंदर समुंदर है, कितना सुंदर पेड़ है, पौधे हैं, सबके बारे में वो चर्चा करते थे। और कभी कभी वो फिलोसॉफी के बारे में भी डिस्कशन करते हैं।
तो फिलोसॉफी में वो मॉडर्न फिलोसॉफी प्लस मॉडर्न साइंस के ऊपर भी वो उनका बहुत डिस्कशन होता था। और प्रभुपाद का जो डिस्कशन होता था वो बहुत ही डायनामिक होता था, क्योंकि वो अकेले ही नहीं सिर्फ बोलते थे, उनके डिसाइपल्स भी पार्टिसिपेट करते थे, और कभी कभी गेस्ट भी आते थे जो प्रभुपाद के साथ चलने जाते थे, वो लोग भी इंटरेक्ट करते थे। जैसे एक बहुत बड़े पोएट थे सैन फ्रांसिस्को में, उनका नाम था एलन गिन्सबर्ग। शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत फेमस पोएट थे, हिप्पी मूवमेंट में वो एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे। तो वो भी प्रभुपाद के साथ जाते थे, तो वो भी बहुत सारा सवाल करते थे, प्रभुपाद भी उनको जवाब देते थे, फिर प्रभुपाद भी उनको सवाल पूछते थे। तो बहुत ही डायनामिक एक किस्म का इंटरेक्शन होता था प्रभुपाद के साथ। और प्रभुपाद हर टॉपिक के ऊपर प्रभुपाद का एक कमेंट करते थे प्रभुपाद। लाइक ऐसा नहीं होता था कि प्रभुपाद नेवर न्यू अबाउट एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। प्रभुपाद को हर सब्जेक्ट के बारे में पता था, उनको अकाउंट्स के बारे में पता था, बिजनेस के बारे में पता था, मेडिकल के बारे में पता था, साइंस के बारे में पता था। और हर सब्जेक्ट मैटर पे प्रभुपाद का एक कृष्ण कॉन्शियस ओपिनियन हुआ करता था, और वही प्रभुपाद अपने बुद्धि के साथ सबके सामने वो पेश करते थे। और जो भी बहुत सारे जो सुपरफिशियल आइडियोलॉजीज या फिलोसॉफीज थे, प्रभुपाद उनको एकदम अपने इंटेलेक्चुअल और जो उनका जो वेरी स्कॉलरली उनका जो ज्ञान है उसके द्वारा वो ऐसे घटिया फिलोसॉफीज जिसको सब लोग ऐसे मानते थे बिना जांच पड़ताल करके, उसको वो प्रभुपाद उसको डिफीट करते थे। उनका बहुत बिकॉज जब आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, स्पेशली कृष्ण भक्ति का नॉलेज, तब आप कोई भी फालतू फिलोसॉफी को डिफीट कर सकते हैं अपने लॉजिक के द्वारा। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी करते थे। चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे, वो अपने क्लासमेट, वो इतने पारदर्शी थे न्याय शास्त्र में, दैट इज लॉजिकल आर्ग्यूमेंट में वो इतने पारदर्शी थे कि वो अपने स्कूलमेट्स को पहले तो बताते कि वो एक अपना लॉजिक देते थे, और उस लॉजिक के द्वारा वो अपने स्कूलमेट्स को वो परास्त करते थे। लाइक सोचिए कि वो पहले प्रमाण करते थे कि भगवान है, ये उनका एक वो पहले ये सिद्धांत देते थे सबके सामने, और फिर वो लोग डिबेट करते थे कि भगवान है कि नहीं है। फिर चैतन्य महाप्रभु ऐसा ऐसा लॉजिक देते थे या ऐसा ऐसा उदाहरण देते थे जिससे प्रमाणित हो जाता था कि भगवान है। और फिर जितने भी उनके क्लासमेट्स थे वो लोग परास्त हो जाते थे, और लोग अपना डिफीट स्वीकार करते थे। फिर चैतन्य महाप्रभु और एक काउंटर आर्गुमेंट प्रदान करते, नहीं भगवान नहीं है। तो फिर उसका भी उदाहरण वो शास्त्र से देते थे। तो फिर उसके वजह से मीन्स चैतन्य महाप्रभु कुड एक्चुअली डिफीट हिज ओन आर्ग्यूमेंट, क्योंकि उनका नॉलेज इतना ज्यादा था। तो इसीलिए जो लोग के पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, दे कैन बाय देयर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे कैन एस्टेब्लिश देयर ओन ट्रूथ एंड दे कैन आल्सो डिफीट देयर ओन ट्रूथ। बट भक्ति में क्या होना चाहिए कि जब चैतन्य महाप्रभु शुद्ध भक्ति उनको मिला, जब वो गया गए थे चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद से चैतन्य महाप्रभु कोई भी फालतू लॉजिकल आर्गुमेंट में वो अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। उन्होंने सिर्फ मायावाद को परास्त करने के लिए उन्होंने अपना सब जितना भी लॉजिकल आर्गुमेंट था उसको यूज किया। तो प्रभुपाद भी उस मामले में ऑब्वियसली वो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर है, तो उन्होंने भी जितने भी इलॉजिकल थ्योरीज हैं, वो साइंस से क्यों ना हो या मायावाद से क्यों ना हो, प्रभुपाद ने उस सबको डिफीट किया है अपने इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से और अपने लॉजिकल आर्गुमेंट के द्वारा। तो ये इसलिए प्रभुपाद के कॉन्वर्सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नाइस। कभी भी आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि प्रभुपाद इतने इंटेलिजेंट कैसे हो सकते हैं। हो सकता है क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये बीबीटी के एडिटर बताते हैं। ओके, नाउ सेकंड पैराग्राफ आल्सो प्रवीण प्रभु, अगेन यू कैन रीड दिस पैराग्राफ। श्रील प्रभुपाद 9 या Yes, yes, Prabhu. Srila Prabhupada, 1896 to 1977, is an internationally recognized author, scholar, and spiritual preceptor, and is widely esteemed as India's greatest cultural ambassador to the world. In Life Comes from Life, Srila Prabhupada takes the role of philosopher, social critic, with philosophical rigor, profound common sense, and disarming frankness. He exposes not only modern science methodological shortcomings and unexamined
biases but also the unverified and unverifiable speculations that scientists present to the trusting public as known fact. Thus, Srila Prabhupada breaks the spell of the Spell. materialistic and nihilistic myths which mas- masquerading as a science have so bewitched modern civilization. हरे कृष्णा अगेन Sorry, Prabhu, for कठिन pronunciation. इंग्लिश नहीं नहीं कठिन इंग्लिश ओके तो इसीलिए प्रभुपाद का बुक हमको पढ़ना भी चाहिए क्योंकि प्रभुपाद का बुक पढ़ने से हमारा इंग्लिश भी अच्छा हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड है शायद ऐसा हो सकता है कि हम लोगों ने लाइफ में पहली बार सुना है तो ये सब वर्ड का मीनिंग ढूंढने जाएंगे तो हम लोगों को नया नया वर्ड सीखने को मिल जाएगा तो जितना आपका वोकाबुलरी इंक्रीज होगा उतना आपका इंग्लिश के ऊपर नॉलेज आपका बढ़ता जाएगा तो बच्चों को भी पढ़ना चाहिए बड़ों को भी पढ़ना चाहिए प्रभुपाद का बुक्स हो सके तो इंग्लिश में पढ़ना चाहिए इंग्लिश में क्योंकि इंग्लिश वाला जो प्रभुपाद का बुक है दैट इज लाइक directly coming from Prabhupada's lotus mouth so if we can read them it is very good but दूसरे भाषा में भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ओके तो श्रील प्रभुपाद 1896 में उनका जन्म हुआ है 1977 में वो प्रकट हुए हैं एंड प्रभुपाद इज अनडाउटेडली प्रभुपाद इंडिया के सबसे बड़े कल्चरल एम्बेसडर है उसमें कोई डाउट नहीं है कुछ लोग बोलते हैं विवेकानंद है कुछ लोग बोलेंगे कोई और है या आज के लोग बोलेंगे सदगुरु है सब नॉनसेंस है श्रील प्रभुपाद इज द बिगेस्ट कल्चरल एम्बेसडर प्रभुपाद ने जो ओरिजिनल वैदिक प्रिंसिपल है उसको एस्टेब्लिश किया है इन वेस्टर्न कंट्रीज एंड प्रभुपाद के जाने से पहले जो इंडियन वैदिक कल्चर है उसके बारे में लोगों को सिर्फ थोड़ा सा आइडिया हुआ करता था लेकिन प्रभुपाद ने लिटरली वेस्टर्न पब्लिक को इंडियन आइडियोलॉजी पे उन्होंने वो लोगों को कन्वर्ट करवाया कन्वर्ट का मतलब नॉट उनका धर्म परिवर्तन लेकिन उनका जो पूरा लिविंग स्टैंडर्ड है उसको चेंज किया तो जो डिवोटीज पहले लाइक सब किस्म के सिंफुल एक्टिविटी करते थे जो लोग मीट ईटिंग गैम्बलिंग इलिसिट सेक्स एंड इंटॉक्सिकेशन वो लोग चेंज होके वो लोगों ने ये चारों चीज छोड़ दिया फिर वो लोग धोती कुर्ता साड़ी पहन के तिलक पहन के वो लोग कीर्तन करना चालू किए और जप करना चालू किए तो ये जो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किसी और ने नहीं किया प्रभुपाद ने जैसा किया है और नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि कोई भी सो कॉल्ड गुरु जब इंडिया के बाहर जाते हैं तो उनके बहुत सारे फॉलोअर होते हैं लेकिन जैसे ही वो गुरु अप्रकट हो जाते हैं यानी कि उनका शरीर वो छोड़ के चले जाते हैं तभी उनके जो फॉलोअर्स हैं उनका परिमाण कम हो जाता है या उनका ऑर्गेनाइजेशन ही बंद हो जाता है ऐसा ऐसा आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर करिए सबका एक ही हालत है लेकिन इस्कॉन इज वन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे प्रभुपाद के चले जाने के बाद एक्चुअली इस्कॉन हैज बिकम इवन मोर बिगर प्रभुपाद ने 108 मंदिर तैयार करके गए थे 12 साल में और अभी प्रभुपाद के प्रकट होने के ऑलमोस्ट 50 साल होने को आ रहा है अभी 2027 में 50 साल कंप्लीट होगा तो अभी ऑलरेडी 700 इस्कॉन का सेंटर्स है एंड डिवोटीज हैव आल्सो इंक्रीज्ड मल्टीपल टाइम्स इतने सारे डिवोटीज भी बढ़ गए हैं और उसका प्रमाण है आप सब लोग तो कैसे ये हो सकता है क्योंकि प्रभुपाद इज ए जेन्युइन spiritual personality. He is not a pseudo spiritual guru. He is a genuine pure devotee of Lord Krishna. तो genuine जो लोग होते हैं उनका हमेशा जो उनका फेम होता है ये बढ़ता ही रहता है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि एवे जोश घुषुक त्रिभुवन जो गुरु महाराज हैं उनका जो यश है वो पूरे त्रिभुवन में फैल जाएगा तो प्रभुपाद का तो सिर्फ अभी अर्थ प्लेनेट में हम लोग थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं लेकिन बाकी प्लेनेटरी सिस्टम में प्रभुपाद का ऑलरेडी गुणगान हो रहा है क्योंकि उनको सबको पता है कि ये कलयुग में भारतवर्ष में जो प्रचार करने के लिए जो आए हैं वो श्रील प्रभुपाद ही हैं उन्होंने पूरे भारतवर्ष का नक्शा चेंज करने वाले हैं और वो शुरू हो गया है 1896 से लेकिन जितना जितना दिन और आगे जाएगा उतना हम लोग प्रभुपाद का ग्लोरीज को फैलते हुए और देखेंगे और इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण लास्ट ईयर में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने प्रभुपाद को रिकॉग्नाइज किया आफ्टर सो मेनी इयर्स सब बहुत पहले ही उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए था लेकिन ठीक है देर आए दुरुस्त आए एंड दिस इज जस्ट अ स्मॉल ग्लिम्स ऑफ प्रभुपाद्स रिकॉग्निशन इसके आगे जाके हम लोग देखेंगे और भी बहुत कुछ प्रभुपाद का ग्लोरीज और भी फैलेगा और भी डिवोटीज इस्कॉन के साथ जुड़ेंगे और उनकी वजह से सब लोग
प्रभुपाद को और पहचानना चालू करेंगे। ओके, तो ये प्रभुपाद यहाँ पे इस बुक में प्रभुपाद जो साइंटिफिक अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशंस है या अनवेरिफाइड जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं उसका पर्दाफाश करते हैं प्रभुपाद इस बुक में। यानी कि बहुत सारा ऐसे साइंटिफिक कंक्लूशंस या थ्योरीज हैं जो एक जमाने में जिसको प्रॉपर थ्योरी माना जाता, अभी तो फिलहाल बहुत सारे थ्योरीज को साइंटिस्ट लोगों ने रिजेक्ट किया है, लेकिन एक जमाने में दैट मीन्स जब प्रभुपाद थे उस टाइम पे ये सब थ्योरीज को लोग एकदम ध्रुव सत्य मानते थे, स्पेशली साइंटिफिक कम्युनिटी के लोग। लेकिन प्रभुपाद ने उसी जमाने में वो सब थ्योरीज को एक्सपोज किया है और अपने वैदिक नॉलेज का प्रयोग करके प्रभुपाद ने साबित किया है कि ये सब जो है ये सब गलत है। और कभी कभी जो साइंस के ऊपर जो हमारा ब्लाइंड फेथ होता है, ये जो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि द मॉडर्न साइंस मेथोडोलॉजिकल शॉर्टकमिंग्स एंड अनएग्जामिन्ड बायसेस। तो साइंटिस्ट लोगों का भी एक बायस होता है। जब साइंस का मतलब क्या है कि व्हेन यू स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान, उसको विज्ञान बोलते हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज जब आपको चाहिए तो आप किसी भी थ्योरी को रिजेक्ट नहीं कर सकते जब तक वो वेरीफाई नहीं होता कि ये रिजेक्ट है। लेकिन मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम, दे in the beginning only they reject the existence of God. So which is a type of bias. Bias का क्या मतलब है कि जब हम लोग सोचते हैं कि मैंने जो मान लिया है वही सच है, लेकिन मेरा जो मानना है वो गलत भी हो सकता है। इसको बिना जांच करके हम लोग कैसे अपने बायस के बेसिस पे हम लोग थ्योरीज को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने ये सब को यहाँ पे रिजेक्ट किया है और प्रभुपाद ने प्रॉपर आर्ग्यूमेंट दे के इस बुक में ये सब समझाया है। आगे जब पढ़ेंगे हम लोगों को ये पता चलेगा। और यहाँ पे बहुत सारे साइंटिफिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेकुलेशन सिर्फ फिलोसोफर लोग करते हैं, इवन साइंटिस्ट लोग भी स्पेकुलेट करते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट लोग स्पेकुलेट करते हैं कि और वो सब स्पेकुलेशन को वो लोग सबके सामने दे प्रेजेंट इट, बिकॉज ऑब्वियसली साइंस के ऊपर सबका भरोसा है, तो साइंटिस्ट अगर कुछ स्पेकुलेशन सबके सामने पेश करेंगे तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन प्रभुपाद ने वो सब चीजों को भी एक्सपोज किया है इस बुक में। एंड प्रभुपाद ने ऐसा दिखाया है, मीन्स जो भी रीडर इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ऑडियंस जो भी इनको ठीक से पढ़ेंगे, उनको ये समझ में आएगा कि वी कैनॉट ट्रस्ट साइंस कंप्लीटली विदाउट प्रॉपरली वेरीफाइंग द डेटा। ठीक है ना। तो हालांकि ये बुक जब पब्लिश हुआ था उसके बाद बहुत सारा जो प्रभुपाद ने थ्योरीज को एक्सपोज किया है वो सब ऑलरेडी अभी साइंटिफिक कम्युनिटी दे हैव आल्सो understood that most of the theories what Prabhupada are talking about, they are not completely true and they have accepted it. तो प्रभुपाद ने जो पहले 50 साल पहले बोल के गए हैं आज साइंटिस्ट लोग उसको कबूल कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे थ्योरीज हैं जिसके ऊपर लोगों को बहुत भरोसा है, स्पेशली साइंटिफिक कम्युनिटी। और जो लोग ब्लाइंडली साइंस के ऊपर भरोसा करते हैं उनको भी बहुत फेथ है साइंस के ऊपर। लेकिन वी शुड नॉट हैव ब्लाइंड फेथ इन एनीथिंग। Everything has to be established on the basis of logic and argument and proper scientific analysis. It cannot be established just because science के बुक में लिखा है तो ये सच है, ऐसा कोई मानना नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग ए स्मॉल एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई बोलेंगे कि सृष्टि कैसे हुआ, तो वन ऑफ द देयर आर सो मेनी थ्योरीज बिहाइंड creation and one of the most prominent is big bang theory। कि अचानक से there was a big bang which is an explosion और उसके वजह से हमारा सन क्रिएट हुआ एंड देन सन के अराउंड, सन घूमते घूमते सन के अराउंड इतना सारा प्लेनेट क्रिएट हुआ और देन आवर सोलर सिस्टम केम इनटू प्लेस एंड फिर धीरे धीरे लाइफ आना चालू हुआ। लाइफ कहाँ से आया? वो भी अचानक से हुआ, लाइक विदाउट एनी इंटरवेंशन फ्रॉम एनी हायर एंटिटी। अचानक से लाइफ क्रिएट हुआ, सब कुछ अचानक से हुआ है अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी। इट इज वन ऑफ द थ्योरी, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली थ्योरी। लेकिन ये जो पूरा थ्योरी को लोग मानते हैं, जो लोग भी इसको मानते हैं, वो लोग को भी देखना चाहिए कि ये जो चीज है जो अचानक से हुआ विदाउट एनी सुपरविजन, जो इतना बड़ा क्रिएशन हुआ है अकॉर्डिंग टू देम, बिग बैंग, ये अनसुपरवाइज्ड कैसे हो सकता है? हमारे अपने लाइफ में कभी भी अचानक से कुछ होता है क्या? जैसे अगर एक कपल का शादी हुआ और वो लोग 1 साल के बाद उनके घर में बच्चा हुआ और
तो एक साइंटिस्ट आके बोलता है कि अचानक से बिग बैंग हुआ और उन दोनों का बच्चा हुआ। इट इज एग्जैक्टली लाइक सेम कि कुछ बिना कुछ किए आराम से अचानक से ये जो लाइफ फोर्स है, ये लाइफ जो है, ये अपने आप क्रिएट हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे आंखों के सामने हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि विदाउट सुपरविजन, विदाउट द अरेंजमेंट ऑफ ए हायर अथॉरिटी, नो बिग क्रिएशन कैन हैपन। एक छोटा ह्यूमन बीइंग को भी अगर हमको धरती में लाना है तो उसके पीछे भी 2 ह्यूमन बीइंग का हाथ होता है। तो इतना बड़ा जो क्रिएशन है, ग्रॉस क्रिएशन ही क्यों ना हो, वो बिना सुपरविजन का कैसे हो सकता है? जस्ट बिकॉज ऑफ कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? अनसुपरवाइज्ड कौन सा क्रिएशन हम लोगों ने देखा है? पावर जनरेशन को ले लिए। इलेक्ट्रिसिटी क्या अपने आप क्रिएट होता है क्या? फिर उसके बाद जो एक इंटरनल कंबस्शन इंजन जो हर गाड़ी के अंदर होता है, आईसी इंजन, तो वो इंजन में जो पावर जनरेट होता है, काइनेटिक एनर्जी, वो क्या अपने आप क्रिएट होता है? उसके लिए भी ड्राइवर को तो ऑन करना पड़ता है उस इंजन को, और उसमें फ्यूल डालना पड़ता है, तभी वो क्रिएट होता है। तो जब ये छोटे छोटे चीज बिना सुपरविजन का, एक ह्यूमन सुपरविजन का होता नहीं है, तो फिर कैसे इतना बड़ा क्रिएशन भगवान कृष्ण के सुपरविजन के बिना हो सकता है? So that's why this kind of theories, I'm not saying all the scientific theories are wrong, no, some of them are wrong, and प्रभुपाद ने वो सबका पर्दाफाश इस बुक में किया है। और हम लोगों को भी ब्लाइंडली साइंस के ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम लोगों ने अपने स्कूल कॉलेज में जो भी साइंटिफिक कंक्लूजन पढ़े हैं सब सही है। हो सकता है 90% आर करेक्ट, 90% थ्योरीज आर करेक्ट, लेकिन कुछ गलत थ्योरीज भी हैं, स्पेशली वो थ्योरीज जो भगवान के प्रेजेंस को नेग्लेक्ट करते हैं। जो लोग भी बोलते हैं कि एवरीथिंग हैपेंड बाय कोइंसिडेंस, दोस थ्योरीज आर टोटली रॉन्ग। इसके ऊपर हमको भरोसा नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद और ये सब चीजों का पर्दाफाश प्रभुपाद यहाँ पे करते हैं। अच्छा, ये पब्लिशर, बीबीटी के पब्लिशर लोगों ने ये लिखा है। ओके, now this is the forward, no, this is the introduction of this book, Science, Truth and Fiction. This is the name of the introduction. अभी ये कौन पढ़ना चाहेंगे? Any devotee who would like to read this Once Upon a Time? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ववन प्रभु पढ़िए। Science, Truth and Fiction. Once upon a time, as in a fairy tale, most of us believed that the food we ate was basically wholesome, nutritious, and free from dangerous chemicals. That advertising may have been believable, and that product labels truly describe the qualities and contents of what we fed ourselves and our families. Once upon a time, most of the world believed in the integrity of our heads of state, high ranking political officials, and local leaders. Once upon a time, we thought our children were getting a solid education in the public school system. Once upon a time, many of us believed atomic energy had peacetime uses that were perfectly safe and completely congruous with a happy and healthy society. ओके, तो यहाँ पे एक सरकास्टिक वे में इंट्रोडक्शन शुरू किया गया है कि एक जमाने में ऐसा हो सकता था, या ऐसा शायद होता था कि हम लोग जो भी ग्रहण करते थे खाना वगैरह, वो सब एकदम प्योर खाना मिलता था हम लोगों को। एक जमाने में ऐसा हो सकता था कि जो भी हमारे लीडर्स थे या राजा महाराजा थे, वो लोग सच बोलते थे, वो लोग कभी झूठ नहीं बोलते थे। था ना, एक जमाने में ऐसा तो था। रामचंद्र जी कभी झूठ नहीं बोला, परीक्षित महाराज ने भी नहीं बोला। तो ऐसा ऐसा ये भी हो सकता, एक जमाने में ऐसा भी था कि जो हमारा स्कूल कॉलेजेस थे जैसे गुरुकुल वगैरह, उसमें हम लोग को सही एजुकेशन मिलता था। और ऐसा भी हो सकता था कि एक जमाने में एटॉमिक एनर्जी का पीसफुल यूज भी हुआ करता था, लेकिन वो जमाना अभी नहीं है। दैट इज नॉट द टाइम नाउ। वो जो पॉलिटिकल लीडर, सच बोलने वाले पॉलिटिकल लीडर आजकल नहीं मिलते हैं। खाना एकदम प्योर खाना हमको आजकल नहीं मिलता, और हमारा जो एजुकेशन है वो भी 100% एक्यूरेट है, वो भी सही नहीं है। और स्पेशली न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनर्जी जो है, एटॉमिक एनर्जी,
उसका पीस टाइम यूज क्या है तो किसको पता नहीं है, लेकिन उसका वॉर टाइम यूज क्या है वो हम लोगों ने सब देखा है 1945 में। दो बड़ा सिटी जापान का उसको वो लोगों ने ऐसा बर्बाद किया कि अभी भी उधर जो लोग पैदा होते हैं वो लोग हैंडीकैप पैदा होते हैं। और उसके बाद रशिया में, एक्चुअली रशिया में नहीं, यूक्रेन में चेरनोबिल बोल के एक जगह है जहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्टर का मेलफंक्शन हुआ और उसके वजह से वो पूरा का पूरा शहर एक ही रात में वो लोगों ने खाली करवाया। वो 1983 में शायद ये इंसिडेंट हुआ था। और वो चेरनोबिल जो जगह है वो अभी भी इट इज ए रेडियो एक्टिव प्लेस, पीपल कैन नॉट स्टे देयर। इतना बड़ा एक शहर पूरा का पूरा एक रात में ही वो भूत भूत का शहर बन गया, कोई नहीं रहता उधर। अभी भी अगर साइंटिस्ट लोग उधर जाते हैं तो उनको हैजमेट सूट पहन के जाना पड़ता है, क्योंकि उधर न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी इज सो हाई दैट इफ यू गो विदाउट एनी प्रोटेक्शन यू माइट डाई। इतना न्यूक्लियर पॉइजनिंग उधर होता है। तो दिस इज लाइक दिस इज द ट्रूथ ऑफ आवर करंट डे कि हम लोग किसी भी चीज के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग स्पिरिचुअलिटी। हम लोग किसी भी सो कॉल्ड बाबा जी के ऊपर आंख बंद के भरोसा नहीं कर सकते हैं जब तक हम लोगों को पता नहीं है, वेरीफाई नहीं करते कि ये जो व्यक्ति है जो सो कॉल्ड धार्मिक लीडर बन के बैठा हुआ है, वो जो बोल रहा है वो क्या शास्त्र में लिखा है क्या, ऐसे हम लोग को वेरीफाई करना चाहिए। किसी ने कुछ भी बोल दिया उसको मानना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमको जो बुद्धि दिया है वो वेरिफिकेशन करने के लिए दिया है। भगवान ने बुद्धि हम लोगों को ऐसे जैसे गाय लोग एक गाय दूसरे गाय के पीछे चलते रहते हैं, दे डोंट आस्क द अदर काउ क्वेश्चन कि आप लोग उस तरफ क्यों जा रहे हैं। हम लोगों को गाय तो बनाया नहीं कृष्ण ने, हम लोग को इंसान बनाया, और इंसान को एक्स्ट्रा बुद्धि इसलिए दिया है कि हम लोग जांच पड़ताल करके ज्ञान को ग्रहण करें। और जांच पड़ताल करने के लिए जो जो सामान चाहिए, स्पेशली स्क्रिप्चर्स, बुक्स एंड एवरीथिंग एल्स कृष्णा हैज प्रोवाइडेड। तो हम लोगों को कोई भी चीज पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ बहुत प्रेशस है। अगर आंख बंद करके किसी के ऊपर हम लोगों ने भरोसा कर लिया, जब तक आपको पता चलेगा कि कोई गलती आपने किया तब तक आपका लाइफ समाप्त हो जाएगा और आपको फिर से शायद पशु योनि में जाना पड़े। उससे अच्छा है कि आप वेरीफाई करके ज्वाइन करिए, है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे सो कॉल्ड प्रोपोगेंडा पूरे दुनिया में चल रहा है जो सच नहीं है, लेकिन हम लोगों को वो सब के ऊपर थोड़ा जांच पड़ताल करना चाहिए। तो इसीलिए सरकास्टिक वे में बताते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम, so that once upon a time is not happening at the moment. No political leader is 100% honest, no food is 100% pure, no education system is 100% accurate, and no atomic energy project uh, is 100% violence free, है कि नहीं। तो ये चीज हमको याद रखना चाहिए। ओके, नाउ पवन प्रभु आप ये वाला पैराग्राफ भी थोड़ा पढ़िए। Yes, Prabhu. Yet in recent times of illusions, our illusions have been shattered. Repeated exposes of widespread consumer fraud and grand political collusion and bribery have all but destroyed our former innocence. We now know that through mass marketing and the media, a veil of fantasy and deception can be created with such unprecedented expertise that it can become impossible for us to distinguish between substance and simulation, reality and illusion. हरे कृष्णा। हरे हाँ, तो ये हरे कृष्णा, थैंक यू पवन प्रभु। ये भी हम लोगों ने देखा है, जैसे कुछ साल पहले आप लोगों को पता ही होगा कि एक बड़ा स्कैंडल जैसा हुआ था कि मैगी जो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, मैगी नूडल्स के अंदर वो लोगों को कुछ पेस्टिसाइड का ट्रेसेस मिला था, राइट। सबको पता है ये इंसिडेंट। कुछ साल पहले, आज से 4-5 साल पहले मैगी Yes, yes, मैगी Prabhu. हाँ, मैगी को लीड ऑलमोस्ट मिला था प्रभु जी, लीड क्या मिला था? Lead मिला था, lead. लीड लेड, हाँ या लेड मिला था, Yes. करेक्ट। तो विच इज वेरी पॉइजनस, वो लोगों को ये मिला। फिर पेप्सी कोला और कोका कोला के अंदर भी उनको कुछ पेस्टिसाइड्स का पार्टिकल मिला था, राइट। बीच में देयर वाज एन इंसिडेंट, उसके ऊपर बाद में वो लोगों ने एक मूवी भी बनाया। तो तो लेकिन जब भी हम लोग, और उससे पहले मैगी को कैसा दिखाया जाता था
कैसे एडवर्टाइज किया जाता है उसको देख के पूरे इंडिया के लोगों ने मैगी को एक्सेप्ट किया, राइट? किसी, क्योंकि ऑब्वियसली सब लोग तो अभी लेबोरेटरी में बैठ के मैगी को टेस्ट नहीं करेंगे खाने से पहले, है कि नहीं? इतना टाइम किसके पास है? लेकिन एडवर्टाइज ऐसे किया गया था, ऐसे ऐसे लोगों को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हायर किया गया था कि हम लोग देख के ही, चकाचौंध देख के हम लोग खुश हो गए और हम लोग मैगी खाना चालू किया। कुछ लोग अभी भी खाते हैं, लेकिन हाउ बैड इट इज फॉर योर हेल्थ दैट ओनली वी केम टू नो आफ्टर दैट इंसिडेंट। उसके बाद अभी भी लोग खाते हैं, बाय द वे, ठीक है ना? मोस्ट प्रोबेबली जो डिवोटीज है वो लोग नहीं खाते होंगे। आई होप नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। तो लेकिन प्रोपोगंडा करके, थोड़ा पैसा खर्चा करके, अच्छा एडवर्टाइजमेंट करके कुछ भी चीज को हम लोग सही दिखा सकते हैं, लेकिन जब तक उसका पर्दाफाश नहीं होता तब तक हम लोगों को पता नहीं चलता कि ये सही में सही है कि गलत है। तो एंड दिस हैपेंस विथ पीपल ऑल्सो। जैसे जब पॉलिटिकल प्रोपोगेशन होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का ये प्रदर्शन होता है, तो वो लोग भी दिखाते हैं कि ये वाला जो नेता है ये बहुत अच्छा है, इसको आप लोग वोट दीजिए, ये जब आ जाएगा तब तो पूरा धरती को स्वर्ग बना देगा। लेकिन जैसे ऐसे तैसे करके जब भी वो बनता है तब ऐसा का ऐसा ही रहता है, कुछ चेंजेस नहीं होता है। तो ये सब फैंटेसी क्रिएट करने को ही मार्केटिंग बोलते हैं। तो बेसिकली मार्केटिंग इज नथिंग बट क्रिएटिंग फैंटेसी, कि हाँ ऐसा कुछ अच्छा होने वाला है ये सब करके। जैसे अभी भी बहुत सारा चीज ऐसा, चीजों का एडवर्टाइजमेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स का या जो भी फास्ट फूड जॉइंट्स है, उसका एडवर्टाइजमेंट बहुत आप लोग देखते होंगे, राइट? बर्गर का, इसका उसका सब चीज का एडवर्टाइजमेंट होता है। और वो लोग लोगों को, लाइक लोग टीवी खोलेंगे या यूट्यूब खोलेंगे, उनको पहला बॉम्बार्डमेंट मिलता है ये फास्ट फूड का, राइट? बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई देता है। उसके वजह से बच्चे लोग भी बोलते हैं कि पापा मुझे खाना है, या फिर फादर मदर को भी बच्चों का बात मान के उनको लेके जाना पड़ता है उधर। लेकिन ऐसा देखा गया है, सर्वे से ऐसा पता चला है कि जो पूरे वर्ल्ड में जो डायबिटीज और लाइफस्टाइल डिजीज होता है, डायबिटीज, थायराइड, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज है, ठीक है? लाइफस्टाइल डिजीज मीन्स आपका खाना और रहने रहने का जो आचरण है उसके वजह से ये सब डिजीज आपके बॉडी में आता है। ये कोई कॉन्टेजियस डिजीज नहीं है कि किसी को छूने की वजह से आपको डायबिटीज हो गया, नहीं, वो आपका लाइफस्टाइल खराब है बोल के आपको हुआ है ये डिजीज। तो ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेज जो है, एंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेज आर मैकडोनल्ड्स, केएफसी, पिज्जा हट, डोमिनोज पिज्जा। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग, कि वो लोग ऐसा खाना आपके सामने, ऐसे फूड प्रोडक्ट्स को लोग आपके सामने लाते हैं और उसको ऐसे दिखाते हैं कि लोगों को इतना अट्रैक्शन होता है उसके प्रति, वो लोग दे फॉरगेट अबाउट द रियलिटी कि ये खाना अगर हम लोग रेगुलर खाएंगे तो हमको डायबिटीज होगा। वो लोग इल्यूशन के ऊपर ही दे गेट मेस्मराइज्ड बाय द इल्यूशन इट क्रिएट्स, and people starts eating all those items, and then they become obese, and then they fall prey to all this lifestyle disease which is almost irreversible। एक बार हो गया आपको तो डिजीज आपका भी चेंज नहीं हो सकता। तो ये दे आर द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग फूड दे आर एक्चुअली selling poison to people, which is a slow poison because people don't even know how they are dying by eating those items। तो ये चीज हमको, जब जब तक हमारा आंख खुलता है ये सब चीजों के मामले में, तब तक हमारा इनोसेंस जो है इट इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, बिकॉज जिस चीज के ऊपर भरोसा करके हम लोगों ने शुरू किया था उस चीज ने हमको धोखा दिया, फिर हम लोग किसी चीज के ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं? दैट्स वाई कुछ लोग इतना ज्यादा कॉर्पोरेट लाइफ के ऊपर उनका, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेशंस आर लाइक दिस ओनली, बट इतने सारे ये सब चीज जब होता है बहुत सारे लोगों के साथ, फिर वो लोगों को पूरा कॉर्पोरेट के ऊपर ही उनका भरोसा उठ जाता है, गवर्नमेंट के ऊपर ही उनका भरोसा उठ जाता है, सब चीजों के ऊपर उनका भरोसा उठ जाता है। तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट ट्रस्ट एनीथिंग ब्लाइंडली। वी हैव, भगवान ने हम लोगों को बुद्धि दिया है जांच पड़ताल करने के लिए। कोई भी चीज ग्रहण करने से पहले, वो शिक्षा हो, खाना हो, या किसी का एडवाइस ही क्यों ना हो, हमको जांच पड़ताल करना चाहिए। बिना जांच पड़ताल करके अगर आप कुछ भी करेंगे तो हो सकता है उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिले, लेकिन वो पॉजिटिव इफेक्ट मिलना भी एक गैम्बलिंग है, बाय द वे। 50-50 चांस है, पॉजिटिव हो भी सकता है, नेगेटिव होने का चांस सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपने वेरीफाई नहीं किया है। जैसे हम लोग कोई भी काम करने से पहले हम लोग को वेरीफाई करना चाहिए, तो ऐसे ही
स्पिरिचुअल लाइफ में भी, स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले भी हमको वेरीफाई करना चाहिए कि हम लोगों ने सही पथ प्रदर्शक का संग लिया है कि हम लोग नकली गुरु का संग में आ गए हैं। ये भी हमको जांच पड़ताल करना चाहिए, स्पेशली इंडिया में जो लोग हैं, क्योंकि नकली गुरुओं का महामारी इंडिया में ही है, बाकी कंट्रीज में नहीं है, राइट। किसी दूसरे कंट्री में आपको नकली गुरु ज्यादा मिलेंगे नहीं। इंडिया इज वर्ल्ड फेमस फॉर क्रिएटिंग बोगस गुरुज एंड बोगस गॉड्स। ठीक है, ओके। नाउ थर्ड पैराग्राफ भी पवन प्रभु आप कृपा करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा। पवन प्रभु फ्री हैं क्या? प्रभु जी मैं बोलूं? हाँ हाँ, आप पढ़िए। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी। कहाँ से प्रभु? साइंटिस्ट, हाँ, साइंटिस्ट टुडे एज ए क्लास। नहीं, आपको दिखाई दे रहा है क्या? टुडे मेनी साइंटिस्ट आर प्रोपोगेट। आपके स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? हाँ, स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। एक मिनट। किधर गया? अभी तो था। Today many scientists are propagating the doctrine there that इसमें नहीं दिखता है तो मुझे मेरी बुक में देखना है। हाँ, तो आप बुक में जो उसमें इंट्रोडक्शन कौन वाला सा पैराग्राफ प्रभु जी बताओ ना। इंट्रोडक्शन में देखिए माता जी, इंट्रोडक्शन में जाइए। हाँ, इंट्रोडक्शन में ही हूँ प्रभु जी मैं। इंट्रोडक्शन में थर्ड पैराग्राफ देखिए, थर्ड Scientists पैराग्राफ। in the class have long sat protected in their ivory a वो वाला। अच्छा, साइंस, ये आपको दिखाई दे रहा है, साइंस ट्रूथ एंड फिक्शन बोल के, ये दिखाई दे रहा है आपको? एक मिनट प्रभु जी। साइंस, ये शायद इंट्रोडक्शन में नहीं होगा तो फिर फॉरवर्ड में होगा शायद। एक सेकंड। साइंटिस्ट पॉपुलर नहीं है प्रभु जी, वो जो बोल रहे हैं वो नहीं है। इंट्रोडक्शन में वंस अपॉन ए टाइम, ये आप हाँ, वंस अपॉन ए टाइम वाला है। उसमें हाँ, दूसरा पैराग्राफ इन रिसेंट टाइम्स आवर इल्यूजन्स हैव बीन सेटल्ड, और बाद में साइंटिस्ट एज ए क्लास हैव लॉन्ग। हाँ, तो कहाँ से पढ़ना है अभी? जो रिसेंट टाइम्स है उसका नेक्स्ट वाला पैराग्राफ, टुडे मेनी साइंटिस्ट। रिसेंट टाइम्स जो आपने अभी बोला ना, येट इन रिसेंट टाइम्स आवर इल्यूशंस हैव बीन शैटर्ड, ओके ओके ओके। हाँ, उसका नेक्स्ट पैराग्राफ, उसका नेक्स्ट हाँ, उसका नेक्स्ट पैराग्राफ तो टुडे वाला। मिनट। टुडे मेनी साइंटिस्ट आर प्रोपोगेटिंग, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा आपको? वो दिखता नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु, नेक्स्ट पेज पे है, सामने है ये पैराग्राफ। नेक्स्ट पेज में है क्या? हाँ, सामने के पेज। नेक्स्ट हाँ पेज हाँ में प्रभु जी, देखिए। मिला। हाँ, Today पढ़िए। many scientists are propagating the doctrine that life originates from matter. Popular works and textbooks posit that life gradually arose from chemicals. Primordial soap consisting of amino acids, proteins, and other essential ingredients. However, science cannot provide proof of this, either experimentally or theoretically. In fact, these scientists hold their stance essentially on faith, even in the face of all sorts of scientific objection. Physicist Hubert Yockey has demonstrated by information theory that even a single informational molecule such as cytochrome, what to speak to complex organisms, could not have arisen by chance in the estimated lifetime of the Earth. One must conclude that, contrary to the established and current wisdom, a scenario describing the genesis of life on Earth by chance and natural causes, which can be accepted on the basis of fact and not faith, has not yet been written. Like, आगे पढ़ो प्रभु जी। हाँ, लेकिन आप शायद थोड़ा आगे, मीन्स थोड़ा आगे वाला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं माता जी, क्योंकि हम लोग अभी तक उधर आए नहीं हैं।
तो जो भी आपने पढ़ा है वो थोड़ी देर के बाद हम लोग उधर आएंगे। Okay, okay, तो, fine. प्रभु जी, एक can I काम करिए, try? या रीड फ्रॉम हियर विच Okay, एवर आई हैव हाईलाइटेड। okay, माता प्रभु जी. कल्पना माता जी, आप थोड़ा सुनिए माता जी। हरे कृष्ण। Today, many scientists are propagating the doctrine that life originates from matter. However, they cannot provide proof either experimentally or theoretically. In fact, they hold their stance essentially on faith in the face of all sorts of scientific objection. Srila Prabhupada points out that this groundless dogma has done great damage to moral and spiritual standard worldwide and has thus caused incalculable suffering. हरे कृष्ण, थैंक यू माता Hare जी। Krishna. तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट फिर से रेज किया है डिवोटीज ने कि नॉर्मली कुछ कुछ साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं, नॉट ऑल साइंटिस्ट अगेन, कुछ कुछ साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि लाइफ हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम मैटर, मींस जीवन आया है भौतिक पदार्थ से जीवन का उद्गम हुआ है। ये बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं, नॉट ऑल ऑफ देम, जैसा मैंने बताया, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है उनके पास। किसी को लगता है इस चीज का कोई प्रूफ है? जो लोगों ने भी साइंस में स्टडी किया है, कि आपको लगता है कि जीवन जो है वो भौतिक पदार्थों से आया है? ऐसा लगता है आप लोगों को? आपके पास कोई प्रूफ है जिससे आप प्रूफ कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को? किसी को लगता है? वरुण प्रभु, व्हाट डू यू थिंक, इज इट करेक्ट स्टेटमेंट? आपको क्या लगता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम। नहीं प्रभु जी, वो तो एक्चुअली प्रभु जी पूरा गलत स्टेटमेंट ही है। थोड़ा सा मतलब सिमिलरिटी ये है कि कहते हैं मैटर से एनर्जी बन जाता है, बट एनर्जी इज नॉट लाइफ। एनर्जी तो पूरा डिफरेंट चीज है। और इसमें प्रभु जी फ्लॉ ये है कि जैसे बोलेंगे मैटर से मैटर, एक मैटर से मैटर ही बन सकता है, राइट प्रभु जी? मैटर से लाइफ बनाने के लिए या तो मैटर से हमेशा मैटर ही बने, ए से बी बन रहा है तो हमेशा ए से बी बनेगा ना। जैसे मैटर से लाइफ बन जाए तो डिफरेंस क्या है? मतलब अब फिर है ना कि हमेशा मैटर ही बनना चाहिए, तो इट इज काफी फ्लॉ है इस स्टेटमेंट में। तो वो तो है प्रभु जी, ये तो मतलब इससे तो बिल्कुल अग्री नहीं कर सकते कि मैटर से लाइफ आ सकता है। करेक्ट। तो ऐसे ही बहुत सारा थ्योरीज हम लोगों को सिखाया जाता है, और ये बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट? तो मैटर से लाइफ आया है, एंड और आगे जाके और डिस्क्राइब करते हैं डिवोटीज के कैसे वो लोग बोलते हैं ये सब चीज। एंड फिर यहाँ पे प्रभुपाद क्लियरली बताते हैं, हाउएवर देयर इज नो प्रूफ एंड इनफैक्ट दे होल्ड देयर स्टांस एसेंशियली ऑन फेथ। तो ऑब्वियसली जब किसी चीज का प्रूफ नहीं होता और आप फिर भी उस थ्योरी को पब्लिश करते हैं, तो बेसिकली वो थ्योरी के किसके ऊपर बेस्ड रहता है? फेथ के ऊपर ऑटोमेटिकली। क्योंकि जब आपके पास प्रूफ नहीं है, जैसे मैंने बोला है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मेरा बैंक स्टेटमेंट में 0 दिखा रहा है, फिर भी मैं लोगों को बोल रहा हूँ मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, तो मेरा जो ये स्टेटमेंट है, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? इज इट बेस्ड ऑन फैक्ट और फेथ? क्या लगता है आप लोगों को? या इल्यूजन? क्या लगता है? ये क्वेश्चन है, कोई भी जवाब दे सकता है। मेरे पास, मैं बताता हूँ कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, लेकिन एक्चुअली मेरे बैंक बैलेंस में शो कर रहा है 0, फिर भी मैं लोगों को बोल रहा हूँ मेरे पास 1 करोड़ रुपए है। तो मेरा जो ये स्टेटमेंट है, इज इट बेस्ड ऑन फैक्ट और इल्यूजन? व्हाट डू यू थिंक? Illusion, Prabhu. Illusion, right? Because it is not supported by facts, which is bank statement. तो ऐसे ही साइंटिस्ट लोग अगर बोलेंगे कि लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, वेयर इज द प्रूफ मैन? इसमें प्रूफ कहाँ है? तो अगर प्रूफ नहीं है, तो यू पीपल आर आल्सो एक्टिंग ऑन फेथ, एंड हाउ कैन यू ब्लेम अस दैट वी आर एक्टिंग ऑन फेथ? बिकॉज वी हैव फेथ इन कृष्णा। तो ये प्रभुपाद यहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं, और श्रील प्रभुपाद पॉइंट्स आउट दैट दिस ग्राउंडलेस डॉगमा, डॉगमा मींस, डॉगमा का मीनिंग है कि एक किस्म का थ्योरी विच हैज, एक सेकंड मैं इसका ट्रांसलेशन ही करके आपको बताता हूँ। DOGMA मीनिंग, डॉगमा वर्ड प्रभुपाद बहुत बार यूज करते हैं। ए प्रिंसिपल or a set of principles laid down by an authority as uncontrovertibly true.
एग्जाम्पल, ओके, तो it is a kind of theory which is not based on fact or which is based on faith, that is called dogma. तो ऐसे बहुत सारा थ्योरीज है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बोलेंगे कि बिल्ली रास्ता काटे तो रास्ता क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसके पीछे कोई प्रूफ नहीं है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ बिलीफ, तो इसको डॉगमा बोलते हैं। तो डॉगमा के ऊपर हम लोगों को ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। सो दिस ग्राउंडलेस डॉगमा has done great damage to moral and spiritual standards worldwide and has thus caused incalculable suffering. Because of this, के जैसे लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, उसके वजह से बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक्चुअली भगवान तो है ही नहीं, लाइफ अगर मैटर से आया तो भगवान का क्या जरूरत है, भगवान कहाँ से आए हैं। जैसे कुछ एक बार हमारे ही क्लास में गोलोक का चार्ट के टाइम पे आई थिंक प्रवीण प्रभु के जो ये है क्या नाम है उनका, प्रवीण प्रभु के जो ब्रदर इन लॉ है, उन्होंने ये सवाल पूछा था कि अगर कृष्ण से सब कुछ आए हैं तो कृष्ण को किसने बनाया है, विच इज अ वैलिड क्वेश्चन। लेकिन अगर भगवान को भी किसी ने बनाया होगा तो वही भगवान बन जाएगा ना, तो भगवान कैसे बनेंगे, राइट। तो ऐसे दिस काइंड ऑफ थ्योरीज विच हैव नो which is not associated by fact or which is not supported by fact, they have created a big problem in the society. इसीलिए आप आज भी किसी स्कूल कॉलेज में जाइए और किसी को कृष्ण भक्ति के बारे में थोड़ा भी बताइए, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, बिकॉज ऑफ दिस डॉगमास जो साइंटिस्ट लोगों ने हम लोगों के सामने पेश किया है। तो हम लोगों को ये सब डॉगमा से थोड़ा दूर रहना चाहिए। Okay, next paragraph. Would you like to read again, Mataji, if you are free? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Though beset by internal doubt and division, modern scientists have somehow managed to present a united front of non-scientific public. This behavior brings to the mind the worst in the political and corporate trickery. For instance, despite the recent outcry over their masking the difficulties of maintaining safety standards at nuclear power plants, the scientists and the government remains committed to the nuclear power and even make light of the fact that there is no safe way of dealing with radioactive waste. हरे कृष्णा। Hare Krishna. अच्छा, थैंक यू माता जी। तो ये जो अभी यहाँ पे न्यूक्लियर पावर के बारे में फिर से बताया गया है, सो लेट मी जस्ट शो यू वेदर दैट इंसिडेंट हैपेंड वेरी क्लोज टू दिस टाइम। ये बुक 1973 के बाद ही पब्लिश हुआ। चर्नोविल का जो इंसिडेंट था, चर्नोविल में जो बड़ा एक न्यूक्लियर ट्रेजेडी हुआ था, ये कब हुआ था ये मुझे एक बार देखना, 1986 में हुआ था शायद, हाँ 1986, तो ये बाद में हुआ था एक्चुअली। बट यहाँ पे प्रभुपाद किसके बारे में बात कर रहे हैं, मींस डिवोटीज किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि मॉडर्न साइंटिस्ट लोगों का एक चीज है कि हालांकि उनके अंदर बहुत सारे इंटरनल डाउट्स है, बहुत सारे डिविजन्स है मॉडर्न साइंटिस्ट के सामने, बट वो लोग जब नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने जब अपना थ्योरीज को वो लोग पेश करते हैं, तब वो लोग एकदम यूनाइटेड रहते हैं। दे ऑल आर यूनाइटेड कि हाँ, लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, ठीक है, एवरीबडी इज यूनाइटेड व्हेन दे आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस। लेकिन इंटरनली उनके बीच में बहुत सारा डाउट्स एंड डिविजन्स है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोविड-19 का ही आप पकड़ लीजिए। कोविड-19 का जो अलग अलग लाइक वैक्सीनेशन जो आया है, उसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, राइट। जैसे चाइना ने जो वैक्सीन इजाद किया है उसके ऊपर किसी को भरोसा नहीं है कि नहीं। चाइना ने 2 वैक्सीन बनाया है, साइनोफार्म एंड साइनोवैक। ऐसे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज है, वो लोग अभी भी लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते जिनके पास ये 2 वैक्सीन जिन्होंने लिया है। दे लिटरली टेल देम दैट नो, यू हैव टू टेक WHO approved vaccines, then only you will come to our country. और उसमें से एक वैक्सीन जो है वो WHO ने अप्रूव भी किया है, फिर भी यूरोपियन कंट्रीज डोंट एक्सेप्ट दोज पीपल हु हैव गॉट दोज काइंड ऑफ वैक्सीन्स, ठीक है ना। तो इंटरनली साइंटिफिक कम्युनिटीज के अंदर भी बहुत सारे डिविजन्स है, लेकिन जब वो लोग हमारे सामने कोई भी थ्योरी पेश करते हैं तब एकदम मिलजुल के ऐसे दिखाते हैं कि दे नो, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड, ठीक है। एंड फिर उसके वजह से वो लोग जो भी चीज जो गलत है उसको ऐसे दिखाते हैं कि नहीं नहीं ये तो सच ही है।
तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे दिया है कि न्यूक्लियर पावर जनरेशन के बारे में उन्होंने बताया। तो न्यूक्लियर पावर जनरेशन में अभी आई डोंट नो आप लोगों को, आप लोगों में से किसी किसी को थोड़ा बहुत आइडिया है कि न्यूक्लियर पावर कैसे जनरेट होता है? किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है इसके ऊपर, या बेसिक आइडिया है कि कैसे न्यूक्लियर पावर जनरेट होता है? इलेक्ट्रिसिटी जो न्यूक्लियर प्लांट से जनरेट होता है उस वो कैसे होता है, किसी को थोड़ा आइडिया है? एनीबॉडी? थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो भी चलेगा, ऐसे डिटेल में आइडिया होने की जरूरत नहीं है। ओके अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डोंट थिंक दैट ऐसा जानना बहुत जरूरी। हाँ कोई बताना चाहेगा कुछ? नहीं फिर वो तो थोड़ा बहुत जो स्कूल में पढ़ा था वही आइडिया है। अच्छा ठीक है, तो फ्यूजन रहता है, फिजन रहता है, हाँ वो सब। हाँ हाँ Yes, प्रभु जी। ओके वेरी गुड। तो ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिकली जब न्यूक्लियर पावर जनरेट होता है तो उसमें बहुत सारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है, जो हम लोग को पता है, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सब यूज होता है। ठीक है, तो दे आर नेचुरली जब वो हम लोगों को मिलता है वो दैट दे आर नॉट एज रेडियो एक्टिव as it is required to create electricity or whatever power they want to generate। ठीक है, नॉर्मली न्यूक्लियर रिएक्टर में भी थर्मल पावर ही जनरेट होता है और थर्मल पावर को वो लोग कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, राइट? ये आई होप इतना लोगों को आइडिया हो। किसी का माइक ऑन है, एक सेकंड। आई विल म्यूट इट, 1 सेकंड। या इट इज म्यूट। ओके, तो नॉर्मली न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, वो लोग न्यूक्लियर पावर को थर्मल पावर में कन्वर्ट करके वाटर को वेपर में कन्वर्ट करते हैं और उसी वेपर से वो लोग टरबाइन घुमा के वो लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो अभी न्यूक्लियर पावर को जो थर्मल पावर पे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स हैं जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सब जो यूज होता है उसको एनरिच किया जाता है। उसको एक स्पेसिफिक लाइक एक किस्म का उसका ट्रीटमेंट होता है। क्या एग्जैक्टली होता है मेरे को भी नहीं पता, लेकिन उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि दैट रेडियो एक्टिविटी जो था उस एलिमेंट का वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्लूटोनियम जो नेचुरली मिलता है वो इतना रेडियो एक्टिव नहीं होता है, लेकिन उसको स्पेशली ट्रीट किया जाता है कि वो बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव हो जाए, और रेडियो एक्टिव होने की वजह से इट क्रिएट्स थर्मल पावर। ठीक है ना, वो थर्मल पावर क्रिएट करता है और उससे वो पानी को गर्म करके उसको वो लोग वेपर में कन्वर्ट करते हैं जैसे स्टीम इंजन में होता है, और उसी वेपर से वो लोग टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अभी जो एनरिच किया हुआ जो प्लूटोनियम है उसको आप लोग यूज करने के बाद उसके बाद उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जब यूज खत्म हो जाता है, जब वो और ज्यादा थर्मल पावर जनरेट नहीं कर पाता है, उसके बाद उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है, यानी कि उसका जो वेस्ट मटेरियल जो रहता है, उसको आप ठीक से उसको कभी भी आप ये रिसाइकल नहीं कर सकते, उसको रिसाइकल भी नहीं कर सकते, उसको आप ठीक से उसको कहीं पे उसको डम भी नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज सो हाईली टॉक्सिक। वो इतना रेडियोएक्टिव होता है कि उसको आपको स्पेशलाइज जगह पे उसको गारमेंट्स उसको मिट्टी के अंदर खोद के उसके ऊपर कुछ 8-9 फीट का कंक्रीट का वॉल बना के उसके नीचे उसको दबा के रखना पड़ता है, क्योंकि 8-9 फीट लंबा अगर कंक्रीट वॉल आपने नहीं बनाया उसके सराउंडिंग में, तो रेडियो एक्टिविटी उसको भी पियर्स करके बाहर आ जाएगा। जैसे हम लोग जब एक्सरे कराते हैं तो एक्सरे क्या करता है, एक्सरे बिकॉज कैथोड रे जो निकलता है वो एक्चुअली मेटल को भी पियर्स करता है, राइट? इसीलिए बार बार एक्सरे कराने के लिए डॉक्टर लोग भी मना करते हैं। तो ऐसे न्यू न्यू जो रेडियो एक्टिव रेज होते हैं, रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होता है, उसका जो रेडियो एक्टिविटी होता है वो 8 फीट ऊंचा कंक्रीट के स्लैब को भी क्रॉस कर सकता है। सोचिए कितना रेडियो एक्टिव होता है। और उस रेडियो एक्टिव मैटर को आप कहाँ डालेंगे? किसी के घर के पीछे तो डाल नहीं सकते जैसे कचरे को हम लोग डालते हैं। तो उसको वो लोग क्या करते हैं, वो अफ्रीकन कंट्रीज जो है जिसके पास एक पैसा नहीं होता है, वो लोगों को घूस खिला के वो लोग बोलते हैं कि चलो मेरा न्यूक्लियर वेस्ट तुम अपने घर में डालो। सो दैट मीन्स पुअर कंट्रीज बेचारे उनके पास पैसा नहीं है, वो लोग ये न्यूक्लियर वेस्ट को लेते हैं और उसको डंप करते हैं अपने मिट्टी के अंदर विदाउट प्रॉपर इक्विपमेंट, विदाउट प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स, एंड उसके वजह से अफ्रीकन कंट्रीज में और जो भी छोटे छोटे
कंट्रीज है जहाँ पे जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, वो लोगों के लोग मरते हैं ये सब न्यूक्लियर वेस्ट लेके। तो न्यूक्लियर पावर के बारे में जो लोग इतना ढिंडोरा पीटते हैं, उनको अभी तक पता नहीं है कि इसको सेफली कैसे हैंडल किया जाए। स्पेशली जो बाई प्रोडक्ट, जो वेस्ट जो निकलता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, इट इज सो रेडियो एक्टिव कि ये अगर गलती से भी ह्यूमन पॉपुलेशन के पास आ गया तो सब मरेंगे, डिजीज होके मरेंगे, नहीं तो न्यूक्लियर पॉइजनिंग से मरेंगे। फिर भी लोग न्यूक्लियर, अभी भी इंडिया में भी, हालांकि इंडिया में न्यूक्लियर प्लांट्स बहुत ही कम है, मुझे जितना पता है महाराष्ट्र में एक है शायद, वो तारापुर बोल के एक जगह है, उधर एक है। लेकिन दिस न्यूक्लियर प्लांट्स आर हाईली पॉइजनस एंड दे आर वेरी डेंजरस। तो प्रभुपाद इसके बारे में बोल रहे हैं कि पावर जनरेट करना तो हो गया, लेकिन उसके बाद उसका वेस्ट जो है उसको क्या करेंगे आप लोग? ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसको कैसे डील करेंगे? एंड यू कैन नॉट रिसाइकल इट। एक बार जो ये वेस्ट निकलता है उसको रिसाइकल भी आप नहीं कर सकते। सोचिए ये कैसे, ये प्लास्टिक भी नहीं है जिसको आप कन्वर्ट करके प्लास्टिक का दूसरा आइटम बना सकते हैं। ये न्यूक्लियर वेस्ट एक बार जनरेट हो गया, उसको किसी काम के लिए यूज भी नहीं कर सकते, एंड इट इज सो हाईली टॉक्सिक एंड रेडियो एक्टिव दैट यू कैन नॉट इवन डिस्पोज ऑफ दिस काइंड ऑफ वेस्ट। तो लेकिन वो लोग हमारे सामने एक ऐसा चीज दिखाते हैं, जब पॉलिटिकल लीडर्स या बड़े बड़े कंपनीज जब वो लोग डील करते हैं कि हम लोग एक न्यूक्लियर पावर जनरेशन सेटअप करेंगे आपके कंट्री में, तब पॉलिटिकल लीडर्स भी दिखाते हैं कि ये बहुत अच्छा है देश के लिए, देश की उन्नति के लिए अच्छा होगा। और जो लोग साइंटिस्ट है वो लोग भी बोलते हैं कि हाँ हाँ ये अच्छा ही होगा, लेकिन कोई नहीं बताता कि इसके वजह से जो प्रॉब्लम होगा उसको कौन देखेगा। तो 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद अमेरिका ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना बंद नहीं किया था। एंड उस टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, उसके बाद वो लोगों ने बहुत सारा, जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है उनका नाम, लेकिन ऐसे बहुत सारे आइलैंड जहाँ पे पहले जापान का कब्जा था, वो लोगों ने जापानीज को हटा के उधर से अमेरिकन लोगों ने कब्जा किया। और आई थिंक सोलोमन आइलैंड्स, ये सब कुछ कुछ आइलैंड्स है, बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स है ऑस्ट्रेलिया के पास। तो उसमें यूएस आर्मी नेवी ने कब्जा करके रखा था। और 1945 के बाद यूएस ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना बंद नहीं किया था। वो लोगों ने बहुत सारा न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट वो लोगों ने सोलोमन आइलैंड और उसके आसपास किया था। और उस सब टेस्ट की वजह से ऐसा हुआ कि बहुत सारा आइलैंड जिसमें लोग नहीं रहते थे लेकिन दूसरे प्राणी लोग रहते थे, वो सब पानी के नीचे ही चला गया बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर टेस्टिंग। एटॉमिक बॉम्ब को लोगों ने टेस्ट किया। और फिर 1965 में जब यूएस सोलोमन आइलैंड को इंडिपेंडेंट घोषित करके निकल रहे थे, वो लोगों ने क्या किया, जितना भी उनका घटिया न्यूक्लियर वेस्ट था उसको डंप किया एक आइलैंड के अंदर। उसके ऊपर ऐसे 10-12 फीट का कंक्रीट का वॉल बनाया और उसको कवर करके वो लोग निकल लिए उधर से। और अभी भी उस आइलैंड में कोई जा नहीं सकता बिकॉज इट इज सो रेडियो एक्टिव। एंड वो जो कंक्रीट का जो वो लोगों ने डिस्पोज करने के लिए जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया है, नाउ दैट स्ट्रक्चर इज लीकिंग। इमेजिन द कंडीशन ऑफ द पीपल हु आर स्टेइंग इन दोज आइलैंड्स। उनका क्या गलती था? किसने बोला था उनको? उन्होंने क्या बोला था यूएस वालों को, कहा वो हमारे इधर न्यूक्लियर टेस्ट करके जाओ? वो लोगों ने टेस्ट किया, वो लोगों ने डंप किया उस गार्बेज को उधर, उसको ठीक से डिस्पोज भी नहीं किया, और अभी वो लीक हो रहा है। और सोलोमन आइलैंड में जितने लोग रहते हैं उनका लाइफ अभी खतरे में है, और यूएस वाले एक पैसा उनको पेनल्टी नहीं देंगे 1965 में जो लोगों ने कचरा किया। सो दीज आर द थिंग्स हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट, वो लोगों को गवर्नमेंट धमकाता है या उनको पैसा खिलाता है, उसके वजह से वो लोग अपना मुंह भी नहीं खोलते। तो ऐसे साइंटिस्ट लोगों के ऊपर हम लोग कैसे भरोसा करेंगे? दैट इज व्हाट प्रभुपाद इज टॉकिंग अबाउट। Okay, now maybe another 2-3 paragraph we can read. So maybe anybody else who wants to read? कोई है जो फ्री है? कौन कौन है अभी? कोई पढ़ना चाहेंगे? वरुण प्रभु आप पढ़ेंगे क्या? Yes, yes, Prabhuji. In popular works and in textbooks, scientists present their account of the material origin of life as the only possible scientific conclusion. They claim no other theory can be scientifically acceptable, and so everyone is taught that life gradually arose from chemicals, a primordial soup consisting of amino acids, proteins, and other essential ingredients. Yet, in their journals and private discussions, the same scientists acknowledge that their theory has grave, sometimes insuperable difficulties. For example, certain features of the DNA coding mechanism cast serious doubt upon the substance of evolutionary thought. The noted biologist W. H. Thorpe writes,
Thus, we may be faced with the possibility that the origin of life, like the origin of the universe, becomes an impenetrable barrier to science and a block which resists all attempts to reduce biology to chemistry and physics. The highly committed evolutionist Jacques Monod has pointed out these same difficulties. Theodosius Dobzhansky, another prominent advocate of evolution, can only agree. Our scientific knowledge is, of course, quite insufficient to give anything like satisfactory accounts of these transitions from no life to life, from no mind to mind. Biologists, as basically different in their views as W.H. Thorpe and Jacques Monod, agree that the origin of life is a difficult and thus far intractable and unsolved problem. I concur. Dobzhansky goes on to call the origin of life miraculous. These admissions by Dobzhansky, Monod, and Thorpe are by no means unique. Yet in popular presentations and textbooks, one finds little hint of such widespread doubt. हरे कृष्णा अगेन। तो यहाँ पे प्रभुपाद और एक चीज अच्छा बात प्रभुपाद यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि बहुत, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे भी हैं हु आर ऑब्वियसली वेरी इंटेलिजेंट। वो लोगों ने भी ये अप्रिशिएट किया है कि दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जैसे मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है जहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, that is a stumbling block for the scientific community also, because there is no theory, there is no fact by which they can prove it, है कि नहीं? तो अभी जिस चीज को वो लोग प्रूव नहीं कर सकते उसको वो लोग कैसे फैक्ट मान लें? तो और इसके लिए ही ऐसे जो नोटेड बायोलॉजिस्ट हैं W.H. थॉर्प, फिर डोबझांस्की, ये लोग बोलते हैं कि दिस इज काइंड ऑफ मिरेकुलस थिंग कि हाउ लाइफ हैज इवॉल्व्ड and how it is possible that from chemistry this biology has come. How is it possible? और इसका क्या प्रूफ क्या है? केमिस्ट्री मीन्स ग्रॉस मैटर या ग्रॉस केमिकल से कैसे लाइफ क्रिएट हुआ? बायोलॉजी इज लाइफ, राइट? तो कैसे क्रिएट हुआ ग्रॉस मैटर से लाइफ? और ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक है जो वो लोग क्लियर नहीं कर पा रहे। एंड बिकॉज ऑफ दैट सम साइंटिस्ट हु आर इंटेलिजेंट एनफ, दे आर आल्सो क्लेमिंग दैट इट इज अ काइंड ऑफ मिरेकुलस थिंग। ठीक है, और अगर ऐसा है कि लिटरली ग्रॉस मैटर से ही लाइफ क्रिएट हुआ है, सो कैन यू रिपीट द सेम प्रोसेस? और कैन हम लोग, जो लोगों ने हमारे टेक्स्ट बुक में ये थ्योरी डाला है कि एमाइनो एसिड और ये सब केमिकल से हमारा लाइफ फॉर्म जनरेट हुआ है, if we tell them that we will give you all the elements, we will give you all the chemicals, can you create the same life form? How is it possible? आप कर सकते हैं क्या? तो कोई करके दिखाए तभी हम लोग मानेंगे, लेकिन किया कुछ नहीं है, लेकिन टेक्स्ट बुक में डाल दिया और हमारे बच्चे लोग पढ़ रहे हैं और उसको ये एग्जाम में लिख के उनको मार्क्स मिलता है, तो कैसे हम लोग इस चीज को मान लें? ठीक है, और दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, और अगर आप और अंदर घुसेंगे, यू विल स्टडी मोर, यू विल सी दैट देयर आर सो मेनी डिस्क्रिपेंसीज। ठीक है, तो इसीलिए बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी ये मानते हैं कि ये शायद पॉसिबल नहीं है, एंड इट इज अ प्रॉब्लम, इट इज एन अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम कि कैसे ग्रॉस मैटर से लाइफ क्रिएट हुआ। एंड ये सब एडमिशन होने के बावजूद भी, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट का, फिर भी पॉपुलर प्रेजेंटेशन या टेक्स्ट बुक में हम लोग इसका कोई भी हिंट नहीं देखते। किसी ने कभी भी, आप लोग आपके बच्चों का साइंस का बुक देखिए और उसमें देखिए कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइफ, अपने बच्चों को ही पूछिए कि तुमको स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, और उसमें फुटनोट में ये सब लिखा रहता है क्या? ये जो डॉब्झांस्की, मोनोड, इनके बारे में लिखा है कि दे डोंट बिलीव इन दिस फैक्ट? लिखा है किसी का? कोई भी अपने घर में जो लोग भी क्लास 10 के बच्चे हैं या 9 के बच्चे हैं, उनका साइंस का बुक पढ़िए और देखिए कि उसके नीचे फुटनोट में इन लोगों का नाम लिखा है क्या? कुछ भी नहीं लिखा होगा, बिकॉज दे डोंट वांट टू क्रिएट डाउट इन द माइंड ऑफ द चिल्ड्रन। जो नकली विद्या है उसको ही वो लोग असली विद्या बना के वो लोग दिखाना चाहते हैं उन लोगों को। तो दिस इज अनदर like trickery which modern scientists they do, because जब बच्चे लोग ही बचपन से वो लोगों को एक्लेमेटाइज कर दिया जाएगा ये सूडो साइंस के साथ, तो लोग बड़े होके सवाल ही नहीं पूछेंगे। इसीलिए वैदिक परंपरा में जब गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, तो उसमें एक बहुत बड़ा गुरुकुल में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था उसमें से एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था न्याय शास्त्र, यानी कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट या
लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, कि कैसे सवाल पूछना है, हर चीज का सवाल पूछना, ये भी सिखाया जाता था। आजकल बच्चे लोग क्या है, स्कूल में जाके सिर्फ घाव घाव करके रट्टा मार के आएंगे। सवाल पूछ, कोई अगर सवाल पूछेगा उसको टीचर चुप करा देगा, बोला कि नहीं तुझे अच्छा मार्क्स लाना है कि तुझे साइंटिस्ट बनना है, तो ऐसा वो लोग बोलेंगे। तो किसी का भी जो क्यूरियोसिटी है उसको तुरंत वो लोग दबा देते हैं, है कि नहीं। कितने सारे स्कूल हैं ऐसे जो जिधर एक्चुअली बच्चों को क्यूरियोसिटी को प्रमोट किया जाता है, ये भी आप देखिए। कितने सारे स्कूल है जहाँ पे बच्चों के क्यूरियोसिटी को वो लोग प्रोत्साहन देते हैं। कोई नहीं है, बहुत कम स्कूल होंगे, बहुत कम कॉलेजेस होंगे जहाँ पे बच्चे लोगों को क्यूरियोसिटी को वो लोग प्रमोट करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। लेकिन वैदिक स्ट्रक्चर में जो वैदिक वैदिक जो गुरुकुल है उसमें वो लोग इस चीज को प्रमोट करते हैं कि इंडिविजुअलिटी जो है स्टूडेंट्स का, उनका जो क्यूरियोसिटी है उसको वो लोग एनहांस करते थे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गुरुकुल सिस्टम का, जहाँ पे न्याय शास्त्र पढ़ाया जाता है। न्याय शास्त्र मीन्स लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, लॉजिकल डिबेट, के ये सच है कि गलत है, कैसे हम लोग को पता चलेगा। ये चीज आजकल के स्कूलों में पूरा मिसिंग है। तो लेकिन प्रभुपाद की कृपा से प्रभुपाद ने इतना सारा गुरुकुल बनाया है, उधर ये ऑप्शन थोड़ा बहुत ये लोग सिखाते हैं कि हम लोगों को सवाल पूछना आना चाहिए, कि ये जो बुक में हम लोग पढ़ रहे हैं इसका प्रमाण क्या है, क्या प्रमाण, कौन बच्चा इतना पूछता है। और अगर कोई पूछेगा तो भी उसको टीचर बोल देता है कि चुप कर, पास करना है तो ये रट्टा मारना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये है, दिस इज द वे दे चेंज द होल जनरेशन। क्योंकि अल्टीमेटली अगर किसी भी कल्चर को आपको डिस्ट्रॉय करना है, सबसे आसान तरीका क्या है कोई भी कल्चर को डिस्ट्रॉय करने का, कि उनके जो टेक्स्ट बुक्स है, उनके जो मीन्स उनके जो इतिहास के जो बुक्स है उसको ही आप मीन्स डिस्क्रेडिट करिए। जैसे ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, जब वो लोग इंडिया में आए, इंडियन पीपल आर वेरी हैप्पी विद देयर लाइफ। दो हो सकता है कि उनके पास पैसे वैसे का थोड़ा कमी था, एक्चुअली नहीं था, लेकिन कुछ मॉडर्न फैसिलिटीज शायद उनके पास थोड़ा कम था, जो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश लोग जो मॉडर्न फैसिलिटीज है। लेकिन इंडियंस वेर ऑलवेज हैप्पी, भारतीय लोग अपने लाइफ से हमेशा खुश थे। लेकिन और खुश लोगों को कौन लेबर बना सकता है, जो लोग अपने बिजनेस से, अपने कृषि से, अपने गौरक्षा से खुश है, उनको लेबर कौन बनाएगा। उनको लेबर कोई बना नहीं सकता क्योंकि वो लोग तो खुश है। तो लेबर बनाने के लिए उनको चाहिए अनसेटिस्फाइड पीपल। तो अनसेटिस्फाइड लोग तो इंडिया में कोई थे ही नहीं, तो वो लोग कैसे उनको कन्वर्ट करेंगे। तो वो लोगों ने वही मेथड यूटिलाइज किया, डिस्क्रेडिट, ह्यूमिलेट द इंडियन कल्चर एंड इंडियन स्टडी सिस्टम विच इज गुरुकुल। तो लोगों ने पूरा इंडियन स्क्रिप्चर्स को, इंडियन मेथोडोलॉजीज को, इंडियन स्कूल स्ट्रक्चर को, सबको डिस्क्रेडिट किया वो लोगों ने। और कैसे किया, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल इंडियंस, राजा राम मोहन राय, फिर और भी जो ब्रह्म समाज वाले जो हैं, इन लोगों को घुस खिलाया। उनको घुस खिला के, घुस क्या, पैसे का घुस नहीं, ब्रिटिश कल्चर का घुस, के हाँ ब्रिटिश पीपल आर सो नाइस, मॉर्निंग टी, सपर एंड ऑल दिस नॉनसेंस। और उधर men and women can talk more freely, not like Indian culture. Indian culture is so backdated, women and men cannot meet each other. तो ये सब ढकोसलेबाजी दिखा के ऐसे सो कॉल्ड समाज संस्कारक लोगों को वो लोगों ने चढ़ाया, और वो लोगों ने बोला कि भगवत गीता में जो लिखा है सब नकली है, सब माइथोलॉजी है, इट इज नॉट फैक्ट, इट इज ऑल माइथोलॉजी। महाभारत इज माइथोलॉजी, दिस इज माइथोलॉजी। तो जब आप पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही डिस्क्रेडिट करेंगे तो फिर उस देश का क्या होगा। उस देश में जो नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट होगा वो गधे ही पैदा होंगे सब। तो अभी सब गधे पैदा हो रहे हैं। सो और ऑल द स्कूल एंड कॉलेजेस आर जनरेटिंग donkeys because nobody is asking question, nobody is asking that how can you call this thing mythology, how can you call it science when it is not proven कि life comes from matter। ये प्रूव हुआ है क्या? तो आप कैसे साइंस के बुक में इसको पब्लिश किया है और हम लोग क्यों इसको मानेंगे? कोई सवाल पूछता है क्या? सवाल पूछेंगे तुरंत उसको बोलेंगे कि तुझे पढ़ना है तो स्कूल में पढ़, नहीं तो निकल इधर से। तो दिस काइंड ऑफ ट्रिकरी इज गोइंग ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इंडिया में तो कुछ ज्यादा ही, बिकॉज हम लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम है 150 साल से चेंज ही नहीं हुआ है। उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिकली उसमें वैदिक स्टडीज को लाना है, एंड उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टडी है वो है न्याय शास्त्र। लोगों को सवाल पूछना सिखाना चाहिए। जब तक सवाल पूछेंगे नहीं तब तक कैसे वो लोग जानेंगे कि सच है, सच क्या है, झूठ क्या है कि नहीं।
तो ये सवाल पूछने का जो एटीट्यूड है ये गुरुकुल में सिखाया जाता है। लेकिन अभी ये सब पूरा सिस्टम को ही वो लोगों ने चेंज कर दिया, दैट्स वाई हर जगह पे सिर्फ वाइड स्प्रेड डाउट ही है। और आजकल तो सोने पे सुहागा ये है कि एक नया यूनिवर्सिटी खुला है जिसका नाम है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। उसमें लगातार जो लोग अपना गंदगी है वो लोग डालते रहते हैं और लोग वो सब पढ़ के वो लोग को लगता है कि हाँ मैं बड़ा साइंटिस्ट बन गया हूँ। Nobody is ready to verify the information from where it is coming, and it is not about only science. Even ISKCON में भी अलग अलग जगह से अलग अलग मैसेज आता है और लोगों को लगता है ये सच है। इसीलिए मैं कभी कभी ग्रुप में मैं बोलता हूँ कि हर जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट मत करिए। प्रभुपाद का बुक सबसे ऑथेंटिक सोर्स है, प्रभुपाद का ऑर्गेनाइजेशन इज द ऑथेंटिक सोर्स। सब आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, सही इंफॉर्मेशन, तो आप प्रभुपाद का बुक पढ़िए। व्हाई यू हैव टू रीड फ्रॉम सम अदर नॉनसेंस वेबसाइट which you don't know about। ठीक है ना? इसीलिए मैं मना करता हूँ कि कोई भी ये उधर उधर जाके आप लोग नॉलेज गैदर मत करिए। अगर सीखना ही है तो प्रभुपाद का बुक पढ़िए। सो दैट इज व्हाट श्रील प्रभुपाद इज सेइंग हियर। अच्छा, तो इतना तक हम लोगों ने पढ़ा है, वाइड स्प्रेड डाउट, दिस मच वी हैव रेड। तो जितना हम लोगों ने पढ़ा है, इसको पढ़ के आप लोगों के मन में थोड़ा इस बुक के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि नहीं? क्या लग रहा है आप लोगों को? वरुण प्रभु? हाँ प्रभु जी। हाँ, श्रीनिवास प्रभु बताइए, क्या लग रहा है आपको? नहीं, बहुत अच्छे प्रभु जी, बहुत एकदम वी एंजॉय वेरी मच प्रभु जी। इज इट थॉट प्रोवोकिंग? नो नो, रियल प्रैक्टिकल प्रभु जी। ये टुडे अच्छा, लेक्चर इज वेरी अमेजिंग प्रभु। ओके ओके, वेरी गुड श्रीनिवास प्रभु। व्हाट अबाउट अदर डिवोटीज, जो लोगों ने कुछ नहीं बोला है, बताइए। यस प्रभु जी, मतलब काफी अलग, थोड़ा अलग स्टाइल में है। मतलब इट इज ट्राइंग टू, जैसे कहते हैं ना, साइंटिफिक कम्युनिटी जो इल्यूजन मतलब बांधा है, और तो उसको मतलब पूरा उस पे अटैक कर रहे हैं प्रभुपाद जी। तो यस प्रभु जी, वेरी इंटरेस्टिंग प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा, सो गुड। व्हाट अबाउट अदर डिवोटीज? कोई एक माता जी भी अपना कमेंट बोलिए। एनीबॉडी, एनी माता जी? So nicely explained here. And now I am thinking कि why we waste our time in school. हरे कृष्ण जय जगन्नाथ। हाँ, लेकिन एक ये हो सकता है कि हम लोग उनका थ्योरी जान के हम लोग उनको अच्छी तरह से डिफीट कर पाएंगे। ये भी एक हो सकता है। अगर हम लोग उनके स्कूल में पढ़ेंगे तो उनका जो भी फॉल्स थ्योरीज है उसको अच्छी तरह से जान पाएंगे। जान के फिर हम लोग उनके थ्योरी को ही अच्छी तरह से डिफीट कर पाएंगे प्रभुपाद का बुक पढ़ के। सो दैट कैन बी वन थिंग, दैट्स व्हाई वी शुड आल्सो स्टडी इन दोस स्कूल्स। क्योंकि Yes, प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, और किसी को कुछ बताना है? प्रवीण प्रभु और कौन है, और पवन प्रभु? वेरी इंटरेस्टिंग प्रभु जी, रियली। और ऐसे ही हम लोग थोड़ा रीड करें प्रभुपाद के बुक, सो दैट हम लोग थोड़ा और भक्ति में आगे बढ़ सके। ओके, वेरी गुड। व्हाट अबाउट महेश प्रभु और वंदना माता जी, कुछ बोलना चाहती हैं क्या? आपका माइक ऑन है हरे तो। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक्चुअली अभी तक भक्ति को हम लोग ऐसे भक्ति के वे से लेके जा रहे थे। अभी उसमें एक साइंटिफिक मोड आ गया है, तो हम लोग और उसको हमने जो अभी सीखा है उसमें और हम लोग प्रूफ के साथ में और लॉजिकली सोच के भक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं प्रभु जी। दिस इज व्हाट आई फील। वेरी गुड, थैंक यू माता जी। हरे थैंक यू कृष्ण। प्रभु जी। हाँ, तो प्रभुपाद हमेशा बताते थे कि कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट ए आर्ट्स, इट इज साइंस। साइंस का मतलब है जिसको हम लोग प्रूव करके दिखा सकते हैं। आर्ट का क्या मतलब है? जिसमें सिर्फ थ्योरी होता है। आर्ट्स में सिर्फ थ्योरी होता है, आर्ट्स में कुछ प्रूव नहीं होता। साइंस में हमेशा प्रूफ होता है, दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज होता है, जो आर्ट्स में नहीं होता है। तो एनीथिंग वी डू इन कृष्ण कॉन्शियसनेस और लर्न, it is proven, it can be proved and we can show it to others। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि जप करने से सुखी हो सकते हैं। अभी अगर मैं पूछूं यहाँ पे सब डिवोटीज से, कितने लोग जप करके सुखी हैं? वरुण प्रभु, क्या लगता है, आप सुखी हैं क्या जप करके, हरि नाम जप करके? यस प्रभु, यस हरे काफी कृष्ण। मतलब पूरा जिसे कहते हैं ना, टर्न तो इसी से हुआ है। मतलब जो भी थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं
अपने हल्के जो विकार थोड़े बहुत हल्के फुल्के शांत हुए हैं, मतलब एंजाइटी, एंगर, ये सब, तो जब के कारण ही वो मतलब हो पाए पॉसिबल। करेक्ट, आई वुड से यस करेक्ट। यू ओके, फील, वेरी अंटिल गुड। आप जब नहीं करेंगे यू डोंट फील द डिफरेंस, लेकिन जैसे है ना कि जब इज आल्सो लाइक ड्रग, एक बार आपको लग जाए तो यू वोंट बी एबल टू लीव इट, तो करेक्ट, दैट इज द रीजन, क्योंकि आपको अच्छा लगता है, दैट इज व्हाई यू वांट टू डू इट अगेन एंड अगेन। करेक्ट, वेरी गुड। हरे कृष्ण। तो यही है कि कृष्ण भक्ति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रूवन नहीं है। एवरीथिंग इज साइंटिफिकली प्रूवन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साइंस, इट इज नॉट एन आर्ट्स। हम लोग आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं है, हम लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आर्ट्स के स्टूडेंट खराब होते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति इज नॉट एन आर्ट, कृष्ण भक्ति इज अ साइंस। Obviously art is a very small part of it, but science, it is a science, it can be proven। एंड उससे हमारे पहले भी जितने वैष्णव आचार्य आए हैं सब लोगों ने प्रूव किया है, और प्रभुपाद ने सबसे अच्छी तरह से एकदम कॉमन मासेस के लिए इसको प्रूव करके बताया थ्रू हिज बुक्स। ओके, और आज शायद और एक अच्छा चीज हुआ है कि शायद जो हमारे जो तेलुगु देशम जो है प्रवीण प्रभु, आज आपके तेलुगु देशम में एक अच्छा चीज हुआ है, आपको पता है क्या हुआ है? आप लोगों को पता है, प्रवीण प्रभु एंड श्रीनिवास प्रभु को? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पता है क्या हुआ? रामानुजाचार्य का। वेरी गुड, यस तब दैट प्रभु। मीन्स आपको देश दुनिया का खबर है आपके पास। रामानुजाचार्य नरेंद्र मोदी। वेरी मुझे गुड। अच्छा एटलीस्ट है कि हम लोग धर्म भी स्टार्ट हो रहा है, हर जगह पे लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। इट्स वेरी गुड न्यूज फॉर अस प्रभु। करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि श्री यस रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य हैं, यस और उनका उन लोगों ने डीटी इंस्टॉल किया है, बहुत अच्छा है। यस तो यस दैट इज द थिंग। तो ऐसे ही हम लोगों को धीरे धीरे करके जो इंडियन कल्चर को है उसको रिवाइव करना चाहिए। और ये रिवाइव सिर्फ डीटी इंस्टॉल करने से नहीं होगा, ये हम लोगों का पूरा एजुकेशन सिस्टम, हम लोगों का पूरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ही चेंज करना पड़ेगा। और इसका शुरुआत हम लोग हरिनाम करके कर सकते हैं। हरिनाम जैसे ही करेंगे धीरे धीरे हमको पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है कि नहीं। तो अच्छा, अभी आज का हम लोग इधर तक ही पढ़ाई की है, वाइड स्प्रेड डाउट तक। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन और कमेंट, प्लीज गो अहेड, अभी आप पूछ सकते हैं, किसी को अगर कुछ सवाल पूछना है या कुछ बताना है तो। एनी क्वेश्चन, कमेंट रिगार्डिंग एनीथिंग, रिगार्डिंग टुडेज टॉपिक और एनी अदर टॉपिक? किसी का कुछ सवाल है या कुछ कमेंट है? हाँ, कुछ पूछना चाहते हैं वरुण प्रभु, आपका माइक ओपन है। नहीं प्रभु जी, कुछ क्वेश्चन तो नहीं है, कुछ मतलब जो बताना चाहते हैं? टॉपिक है वो प्रभु जी आज थोड़ा काफी क्लियर हो गया कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। तो एक्चुअली जब मैं ही पढ़ रहा था कि आपने जो पूछा था कि लाइफ कैन लाइफ कम फ्रॉम मैटर, तो सिंस लाइफ डजंट कम फ्रॉम मैटर, मैटर से नहीं आ सकता, तो लाइफ हैज टू कम फ्रॉम लाइफ, और वो लाइफ कोई और नहीं, हमारी मतलब सुपर सोल जिसे कहते हैं, मतलब भगवान ही है, भगवान से ही सब आए हैं। तो एक्चुअली ये जो बुक का टाइटल है इसका मीनिंग थोड़ा और अच्छे से समझ में आया कि बहुत सुंदर टाइटल दिया है, मतलब इस बुक का, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। हरे कृष्ण। हाँ, बहुत एक्चुअली आपने सही बताया। हाँ, पवन प्रभु, आप कुछ बताना चाहते हैं क्या? आपका माइक हरे ऑन। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। Yeah, yeah. You just explained about the this current education system, Prabhuji, and our this one spiritual. So, Prabhuji, actually, we are just trying something for this one for the kids. So, can you Okay. please guide us how to go ahead in this one? Because we are just focusing on something like value-based stories and some spiritual thing we need to nurture the kids, Prabhuji. So can you please guide on this one how to go ahead, because we want to just add something in the kids so that they will be spiritually elevated and like that, Prabhuji. So Varun Prabhuji can add in this one also. Varun Prabhuji, can you please add? यस प्रभु जी। Yeah. तो प्रभु जी, मतलब ये जो प्रोग्राम है, मतलब इट विल स्टार्ट फ्रॉम 13 Feb। हमारा मतलब इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि वी शुड ट्राई टू
मेक किड्स मोर स्पिरिचुअल, तो मतलब जो भक्ति में नहीं है तो इफ पॉसिबल वी कैन जस्ट नॉट ब्रिंग देम इनटू भक्ति बट एटलीस्ट गिव देम सम कि भाई दिस इज हाउ ये बाय थ्रू वे ऑफ सम काइंड ऑफ मॉरल स्टोरीज और कुछ एक्टिविटीज करा के। तो इनिशियली हमारा डिस्कशन पॉइंट पहले ये था कि should we focus more towards Krishna consciousness और keep it more general। तो क्योंकि इसमें डिवोटीज भी रहेंगे, नॉन डिवोटीज के बच्चे भी रहेंगे, तो फिर ये था कि इसको थोड़ा जनरल रखते हैं एंड वाया सम मॉरल स्टोरीज और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हम फिर इसको टीच करेंगे, वैल्यूज टीच करेंगे। तो अलग अलग सेक्शन है प्रभु जी, इसमें कीर्तन है, डांस है, फिर एक्टिविटीज भी कराएंगे, ड्राइंग कराएंगे, और लेकिन इसका जो ऑन स्पिरिचुअल पार्ट फिर हम लोग श्लोका रिसाइटेशन कराएंगे। साथ साथ जो स्टोरीज हैं, तो स्टोरीज प्रभु जी हमने जैसे शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज है, उन्होंने उपाख्याने करके मतलब एक कॉमिक्स बुक जैसे शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं, तो वी वुड प्रेजेंट देम टू चिल्ड्रन। तो इस तरह हमारा प्लान है। जो तो बबन प्रभु जी ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, आप भी कुछ मतलब अपने इनपुट्स दीजिए कि हाउ वी कैन एनहांस इट, और किस तरह मतलब जिसे कहते हैं एक नरिशिंग एक्सपीरियंस हो बच्चों के लिए कि दे विल आल्सो टेक समथिंग बैक। तो अच्छा, व्हाट आर योर थॉट्स प्रभु जी? हाँ, पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, आप लोग इतना अच्छा कोशिश कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद का मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चों को कृष्ण भक्ति देना सबसे अच्छा प्रीचिंग है। क्योंकि एक ऐसे मार्केटिंग में एक कहावत भी है कि द बेस्ट ऑडियंस फॉर मार्केटिंग आर द चिल्ड्रन, बिकॉज वो लोग बचपन में जो सुनेंगे वो फ्यूचर में वो लोग ही ग्राहक बन के वो सब चीज खरीदेंगे, क्योंकि अभी उनके पास ऑप्शन नहीं है खरीदने के लिए। माँ बाप को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन अगर बचपन में ही आप उनको कोई भी प्रोडक्ट का दीवाना बना देते हैं तो फिर वो लोग जब एडल्ट हो जाएंगे तो उसी प्रोडक्ट को लोग खुद प्रोपोगेट करेंगे। तो कृष्ण भक्ति से अच्छा प्रोडक्ट और क्या हो सकता है, आप लोग सिखाएंगे तो इससे अच्छा तो और कुछ नहीं है। तो इस मामले में मेरा इनपुट ज्यादा कुछ हो नहीं सकता क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन आई एम श्योर कि आप लोग श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में जो लोग बहुत ही एडवांस डिवोटीज हैं, जो लोग ऑलरेडी बहुत सालों से बच्चों को सिखा रहे हैं, उनके कांटेक्ट में आई होप आप लोग हैं, है कि नहीं? आप लोग जो लोग सीनियर माता जी प्रभु जी हैं उनके Yes, कांटेक्ट Prabhuji. में है ना? Actually, Prabhuji, Subal Prabhuji, Niladri Mataji are the main pillar of this activity, and also Radha Gopinath Prabhuji is going to guide us on this one. करेक्ट, Yeah. वेरी गुड। तो राधा गोपीनाथ प्रभु तो हमारे जो गोवर्धन इको विलेज में जो पहले जो एक अनाथ आश्रम था उसको चलाते थे, राइट? जो पहले लेडी समथिंग होम, कोई क्या नाम है उसका, लेडी कुछ तो होम बोल के था पहले, गोपीनाथ मंदिर तो ही था, फिर बाद में उसको भक्ति वेदांत गुरुकुल जैसा बनाया है हिज होलीनेस राधानाथ महाराज। और राधा गोपीनाथ प्रभु वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल कम अनाथ आश्रम, राइट? ये सही है ना मैं जो बता रहा हूँ? Yes, Prabhuji. Yeah. हाँ, तो राधा गोपीनाथ प्रभु को हिज होलीनेस राधानाथ महाराज ने जो उपदेश दिया था मैं वही दे रहा हूँ, शायद आप लोगों ने सुना ही होगा। राधा गोपीनाथ प्रभु जब प्रिंसिपल बने तब हिज होलीनेस राधानाथ महाराज ने उनको बताया था कि दो चीज तुमको ध्यान रखना है। कि एक चीज है कि नेवर हिट ए चाइल्ड, कभी भी बच्चों को मारना नहीं चाहिए, दैट इज द फर्स्ट लेसन। और एक चीज उन्होंने बताया जो थोड़ा एक्चुअली मॉडर्न टाइम में ये थोड़ा एप्लीकेबल है, और ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट भी हुआ है। कभी भी लाइक ये ऑब्वियसली ये दिस इज सम इन सम प्लेसेस दिस हैज हैपेंड, बट ऑब्वियसली ये स्कूल जहाँ पे बोर्डिंग स्कूल वगैरह होता है उधर ही ज्यादा एप्लीकेबल है, आप लोगों का तो बोर्डिंग स्कूल नहीं होगा। तो यू शुड नॉट स्लीप विथ ए चाइल्ड। सो दिस टू थिंग्स राधानाथ महाराज ने एडवाइस दिया था राधा गोपीनाथ प्रभु को कि नेवर स्लीप विथ ए चाइल्ड एंड नेवर हिट ए चाइल्ड। सो ये दो चीज अगर हम लोग मानेंगे और फिर कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे तो और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जनरली जब आप शुरू करेंगे तो सब लोग तो स्टार्टिंग के दिन ही भक्त नहीं बनेंगे, तो आप ऐसे ही जो उन लोगों का एस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर है, शायद आप लोगों के पास बुक्स वगैरह होगा, बच्चों को क्या पढ़ाना है क्या सिखाना है उसका कुछ तो स्टडी मटेरियल्स ऑलरेडी आप लोगों के पास होगा, शायद प्रेजेंटेशन वगैरह। तो जैसा वो लोग का स्ट्रक्चर डेवलप किया है ऐसा ही करिए,
और बच्चे लोगों का इंटरेस्ट कृष्ण भक्ति में लाने के लिए बहुत सारे छोटे मोटे गेम्स प्रभुपाद ने बोला था कि हम लोग ऐसा कृष्ण भक्ति वाला गेम्स डेवलप कर सकते हैं, जिससे बच्चे, क्योंकि बच्चे लोगों को बचपन में इतना पढ़ाई लिखाई में इतना इंटरेस्ट नहीं होता जितना उनको खेल कूद में इंटरेस्ट होता है। तो अगर उस खेल कूद में ही हम लोग अगर कृष्ण को लाद देते हैं, सोचिए कि बच्चे लोग कृष्ण जो बचपन में खेलते थे ऐसा टाइप का कुछ खेल खेल सकते हैं, या कृष्ण की लीला को वो लोग एनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा करके वो लोग को भी एंटरटेनमेंट मिलेगा और वो लोग कृष्ण विल बिकम देयर पार्ट ऑफ देयर डे टू डे लाइफ, कि आज हम लोगों ने ये वाला खेल खेला था जहाँ पे कृष्ण थे, या कृष्ण इज अ पार्ट ऑफ दिस पास टाइम। तो ऐसा करके बच्चे लोगों के अगर बचपन से ही वो लोग कृष्ण के साथ हैबिचुएटेड हो जाएंगे तो वो लोग जब जवान बनेंगे तब भी वो कृष्ण को नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि बचपन में जो चीज उनको अच्छा लग जाता है वो चीज को हमेशा याद रखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे डिवोशनल गेम्स शायद राधा गोपीनाथ मंदिर के डिवोटी लोग ने डेवलप किया ही होगा। प्लस धीरे धीरे आप लोग स्टोरी वगैरह पढ़ सकते हैं, जैसे आपने बताया उपाख्यान उपदेश, ये जो बुक है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का बुक है, इसमें बहुत सारा मोरल स्टोरीज है विद ए हिंट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने बताया ये सब स्टोरीज खुद एक्चुअली, जो बुक्स में वो लोगों ने कंपाइल किया है। उसका उस बुक का एक्चुअली 2 पार्ट है, उपाख्यान उपदेश पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 शायद इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है, पार्ट 2 ट्रांसलेट हुआ है कि मुझे ठीक से पता नहीं। वो सब स्टोरीज एक्चुअली हम लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग खुद पढ़िए और बच्चों को भी पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्लस हर जब भी क्लास होता है क्लास में थोड़ा जप करिए, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है। अगर बच्चों को थोड़ा जप में एंगेज करते हैं ना बचपन से ही तो बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है कि वो लोग माला में करने के लिए अभी तक तैयार नहीं है, लेकिन कम से कम स्टार्टिंग ऑफ द क्लास 3 बार जप कर सकते हैं और एंड ऑफ द क्लास 3 बार शुरू कर सकते हैं। ऐसा ऐसा करके अगर धीरे धीरे जप का क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बिकॉज आप जप को ऐसे प्रार्थना आप बता सकते हैं कि ये प्रार्थना हम लोग करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में भी तो प्रार्थना होता है ना, प्रेयर क्लास तो होता ही है, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं। प्लस आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा इस मामले में एक्सपर्ट है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, क्योंकि आप लोगों के घर में बच्चे भी हैं और प्लस आप लोग राधा गोपीनाथ मंदिर से कनेक्टेड है, दे आर मोर एक्सपर्ट इन दिस मैटर्स। तो ऐसा करके आप लोग करिए और जो भी करेंगे ऐसा सोच के करिए कि प्रभुपाद को प्लीज करने के लिए कर रहा हूँ और गुरु महाराज को प्लीज करने के लिए कर रहा हूँ। संख्या इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट, क्वांटिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर एक भी बच्चा कृष्ण भक्त बनेगा तो उससे ही अच्छा है। अगर 1000 बच्चे हैं लेकिन एक भी भक्त नहीं बना तो उससे कुछ फायदा नहीं है। क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी, इस पे ध्यान रखिए बस। इतना ही मैं बता सकता हूँ। बाकी यहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज हैं जिन लोगों को ज्यादा आइडिया है इसके ऊपर, लाइक मे बी महेश प्रभु एंड पारुल माता जी एंड श्वेता माता जी, दे नो बेटर, दे कैन ऑल्सो ऐड अगर आप लोगों को कुछ ऐड करना है तो। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशन टू बवन प्रभु एंड अदर डिवोटीज जो लोग भी ये इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छा है। आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। और प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद को मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का जो भी उद्योग है ये अच्छी तरह से बढ़े और बहुत सारे बच्चे भक्त बने और फिर फ्यूचर जनरेशन इंडिया का भक्ति पैदा हो। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ बताना है? महेश प्रभु, अच्छा पवन प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। महेश प्रभु, पारुल माता जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? आप लोग तो प्रवीण शिक्षक हैं, आप लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस है। हरे कृष्ण महेश। प्रभु जी, बहुत अच्छा लेक्चर लगा प्रभु जी आज का। बहुत ही इंटरेस्टिंग, और भी ऐसे स्टार्ट ही इतना इंटरेस्टिंग है कि अभी मन हो रहा है और पूरा बुक पढ़ ले। पर बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। और बहुत मतलब भक्ति की तरफ से तो हम देखते ही है हम, पर अभी हम साइंटिफिकली भी ज्यादा ये बुक पढ़ के और भी हम प्रूव कर सकते हैं कि कैसे भक्ति कितनी परफेक्ट है करके। हरे कृष्ण। और बच्चों के टीचिंग्स के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? प्रभु जी, मैं तो बोलूँ साइंस तो मुझे है ना, मैं कृषा को साइंस जो अभी पढ़ रही है ना प्रभु, उसने वही रिपीट कर रहे हैं। अभी वो 5th स्टैंडर्ड में आ गई है प्रभु, पर वही 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 प्लांट का वो जर्मिनेशन, रॉक्स के बारे में मुझे वो खुद बोल रही, मम्मी ये तो मैंने 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ये तो मैंने 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। वही वो अभी 5th स्टैंडर्ड में भी पढ़ रही है प्रभु यहाँ पे। तो मैं लिटरली, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चेंज ही नहीं है, सब वही 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 उसको रिपीट हो रहा है साइंस में।
वैसे मैं अभी कुछ दिन पहले हम दोनों वही बात कर रहे थे। पता नहीं क्या ये एजुकेशन सिस्टम है सीरियसली। पैसा पैसा देके हम लोगों का इतना इन्वेस्टमेंट देके वो लोग ये सिखा रहे हैं। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। उसको भी आप आप एक अभी काम, पूछेंगे ना तो वो वही बोलेगी कि मम्मी ये तो मैंने पढ़ा है करके, ये जो टीचर पढ़ा रही है ना वो मैंने पढ़ा है। अच्छा अच्छा, अभी कृष्णा माता जी कैन बिकम ए टीचर एंड टीच द टीचर्स इन हर स्कूल, बिकॉज उनको कृष्ण भक्ति ज्यादा आता है ना उनसे। या उसको बहुत ये कृष्णा भक्ति वो ज्यादा इसमें इंटरेस्ट लेती है, लेक्चर सुनने में वगैरह। उसका ऐसे हो गया है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अभी क्या करेंगे, अभी बच्चे ऐसे स्कूलों में भी अगर वही प्रभु, मैं वही आपको पूछ रही थी कि गुरुकुल का शायद आपको नीलेश प्रभु जी ने बताया होगा या कुछ ऐसे, तो आप फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ हाँ, नीलेश्वर ने बताया था। तो आपको क्या अभी पूछना था कि बाद में पूछना, पर्सनली पूछना बाद है में ये प्रभु। मुझे? बाद में, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू माता जी। तो बाकी किसी को बताना है, बबन प्रभु को कुछ सजेशन देना है तो आप लोग दे सकते हैं। उनका जो नया प्रीचिंग एक्टिविटी वो लोग बच्चों के लिए कर रहे हैं, उसके लिए किसी को कुछ सजेशन देना है, सजेशन या कुछ भी बताना है तो बता सकते हैं, एनीबॉडी। और अगर बाकी ये ऑनलाइन ही होगा ना बबन प्रभु? दिस प्रोग्राम इज ऑनलाइन, राइट? Yes, Prabhuji. Actually, we are planning every month, 4 session will be there every Sunday, and 1 session will be physical and 3 session will be virtual. तो अभी तक कितने स्टूडेंट एनरोल किए हैं आपके प्रोग्राम में? Abhi, Prabhuji, yesterday only we this one floated a flyer to everyone. So Okay. so far 6 student enrolled. उसमें से डिवोटी लोगों के बच्चे कितने हैं? ड्यूटी है प्रभुजी, अभी तक ड्यूटी नहीं किया सब डिवोटीज ही है। है। तो आप एक काम करिए, फ्लायर थोड़ा आपके घर में, बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं उनको भी दीजिए, और यस यस प्रभुजी। आप बाकी ड्रीम्स में जो लोग रहते हैं प्लीज अपने कॉम्प्लेक्स में जो भी बच्चे लोग का आप लोग पहचानते हैं, नेबर्स, उनको भी दीजिए। और उनको बोलिए कि ये एक किस्म का मोरल एजुकेशन है। इट विल बिल्ड कैरेक्टर ऑफ द चाइल्ड, बिकॉज आजकल कैरेक्टर बिल्डिंग इज लैकिंग इन ऑल द स्कूल्स, राइट? तो अगर थोड़ा मोरल एजुकेशन मिलेगा, थोड़ा कैरेक्टर बिल्ड होगा बच्चों का, तो माँ बाप के लिए भी अच्छा है ना, क्योंकि फिर माँ बाप को बुढ़ापे में बच्चों का मार नहीं खाना पड़ेगा, राइट? तो अगर बच्चे भक्त होंगे तो कम से कम कुछ नहीं होगा, तो वो लोग सेवा तो करेंगे माँ बाप का। हाँ, वंदना माता जी, यू वांट टू से समथिंग? यस प्रभु जी, एक रिक्वेस्ट था मेरा। एक्चुअली टुडे इज माय बर्थडे एंड आई हरी वांट, हरी। एक्चुअली मुझे भी लीव करना पड़ेगा बिकॉज आई कैन नॉट स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आई जस्ट वांट कि सब लोग मेरे लिए प्लीज 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 प्रे कीजिए कि मैं ये कृष्ण कॉन्शियस से बिल्कुल भी हटूं नहीं, और मैं बस मतलब आई जस्ट वांट टू गो इन दिस पाथ। मतलब प्रभु जी, बीच में ऐसा होता है कभी कभी ना, बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, और ना ऐसा वो लिंक जो होती है ना प्रभु जी, वो ऐसा लगता है छूटती जा रही है, बट वापस से उसको ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। तो जस्ट यही चाहती हूँ कि आप लोग सब प्लीज मेरे लिए प्रे कीजिए कि मैं इसमें आगे बढ़ूं, और कैसे भी करके मैं इसको छोड़ू नहीं प्रभु जी। मुझे छोड़ना नहीं है, लेकिन बीच में ऐसा मतलब सर्कमस्टेंस ऐसे हो जाते हैं कि क्लास नहीं अटेंड कर पाते या कुछ ऐसा लेक्चर्स नहीं सुन पाते, तो बहुत ऐसा मुझे अच्छा नहीं फील होता है। तो जस्ट यही एक रिक्वेस्ट था कि आप लोग प्लीज मेरे लिए प्रे कीजिए, आप लोग की बात जल्दी शायद सुनेंगे। हरे बस कृष्ण, ये हम रिक्वेस्ट है लोग प्रभु जरूर जी। अभी प्रे करेंगे आपके लिए। और आपको मैं अभी हम लोगों का जो क्लास का टाइमिंग है जो बताया था, वो आपको ठीक लगा क्या? मीन्स आपको मैंने पूछा नहीं एक्चुअली, बट नहीं नहीं प्रभु जी, एक्चुअली मेरा तो ठीक लगने का ऐसा कुछ है नहीं। मुझे तो एक्चुअली कब कोई भी टाइम पे चलेगा प्रभु जी, बस मेरे को क्या है, ज्वाइन होना चाहिए, मेरा बस वो इंटेंशन होता है। और मैं यही प्रे करती हूँ कि बस है ना, कैसे भी कोई भी टाइम पे रखो मुझे। 15 मिनट्स तो 15 मिनट्स प्रभु जी, आई ट्राई टू कम एंड गेट कनेक्टेड। 15 मिनट्स भी सुना तो मेरे लिए बहुत अच्छा ही है, मेरे लिए तो प्रभु जी। तो वो सब में तो ओके अभी आई एम नॉट रेगुलरली कमिंग, तो मेरा कमेंट करना अच्छा भी नहीं होगा। इट्स बेटर कि मेजोरिटी जैसे करते हैं वैसे करे, मुझे जैसे जमेगा मैं आई विल कम एंड ज्वाइन प्रभु जी। बस यही ठीक है, बोलना था। ठीक है, आप जब आपको टाइम मिले आप आइए, ट्यूसडे 8 बजे, और संडे को शायद 4:30 बजे दोपहर को। ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले आप आ सकते हैं, जब से आपके पास टाइम रहे। और आपका भक्ति में अगर आपको आगे बढ़ना है तो पारुल माता जी के चरण को मत छोड़िए।
उनकी कृपा से ही आप आगे बढ़ेंगी। प्रभु जी नहीं, वही प्रॉब्लम क्या हो रहा है प्रभु जी, पता है उनका भी पहले मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर अटेंड किया था मंडे ट्यूसडे को वो जो लेते, लेकिन वो क्या होता है टाइम के वजह से, बिकॉज यहाँ पे कैसे ऑलरेडी 9:30 को स्टार्ट होता है, फिर वो बहुत correct, लेट हो जाता है, फिर घर वाले बहुत इशू करते हैं कि तुम्हारा ये सब रात को 9 बजे 10 बजे तक चलता है, तो इसकी वजह से फिर मुझे थोड़ा सा ये करना पड़ता है प्रभु जी, वो भी मैं प्रॉपरली अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे और खुद के ऊपर ही मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है कि ना ये वाली क्लास भी नहीं अटेंड हो रही है, वो कुछ तो अटेंड होए ना, कुछ तो पूरा दिन का एक कुछ तो आउटपुट होवे ना, अच्छा काम किया हुआ, ऐसा मुझे फील होता है प्रभु जी। लेकिन वो कभी कभी क्या है बहुत टाइम नहीं होता है मैनेज करने को, इसके वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पारुल माता जी तो है ही हमेशा, वो तो मुझे बोलते हैं हमेशा, मैसेज भी करते हैं ज्वाइन करो ज्वाइन करो, बट आई एम नॉट एबल टू डू एवरी टाइम, तो उसके वजह से बस, इसलिए मैं बस यही चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग सब लोग प्लीज मतलब प्रे कीजिए मेरे लिए कि बस, क्योंकि मेरे मन इच्छा है प्रभु जी, ऐसा नहीं कि इच्छा नहीं है, इच्छा है और वो हो रहा नहीं, तो फिर मुझे वो और तकलीफ दे रहा है प्रॉब्लम वो हो रही है। ठीक है, यस आपके प्रभु लिए जी, हम लोग प्रे हरे कृष्ण। करेंगे। और आप जब तक आप रेगुलर क्लास में अगर नहीं भी आ पाती हैं तो रिकॉर्डिंग तो है ही, वो भी आप देख सकते हैं अगर आपको इच्छा है तो। और पारुल माता जी आप अपना कृपा दृष्टि बनाए रखिए इनके ऊपर, ताकि इनको भक्ति में आगे बढ़ने का मौका मिले। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ श्योर प्रभु जी। वंदना माता जी के लिए मैं अभी आपको एंड ऑफ द क्लास बोलने ही वाली थी कि हम उसके लिए भी प्रे करेंगे, उसका आज बर्थडे भी है और वो सिंसियर भी है, बस वो थोड़ा सा उनका सिचुएशन ऐसे आ जाता है कि वो नहीं अटेंड कर पाते क्लास, अच्छा तो अच्छा, बस हम ठीक है सब ठीक है। मिलके उनके लिए प्रे करेंगे कि वो और अच्छे से भक्ति करे और उनके लिए जो भी ऑब्स्टिकल है सब निकल जाए उनकी भक्ति के लिए। ओके ठीक है, हम लोग तो फिर आज हम लोग अभी प्रार्थना करते हैं माता जी के लिए, सब लोग एक प्रभु जी साथ जब। स्पेशली एक ये कीजिए कि मेरे फैमिली मेंबर्स भी है ना इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर ये लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे ना प्रभु जी, तो ऑटोमेटिकली सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, हम लोग प्रे कर सकते हैं, अभी कृष्ण क्या करेंगे वो कृष्ण के ऊपर है। यस यस प्रभु जी। तो आज आई थिंक और डिवोटीज को आज अगर कुछ बोलना भी है तो कल हम लोग फिर से मिलेंगे तब बोल सकते हैं। और सब डिवोटीज एक साथ हम लोग अभी जप करेंगे 5 बार। वंदना माता जी के बर्थडे और उनकी कृष्ण भक्ति और उनके फैमिली में सबको कृष्ण भक्ति अच्छी तरह से मिले इसके लिए। और हमारे महेश प्रभु का तबीयत थोड़ा लास्ट 1-2 दिन से खराब था, 1-2 दिन नहीं, शायद 1 हफ्ते से थोड़ा सा कुछ है, लेकिन हम लोग, मैं भूल गया था लास्ट वीक ही, मुझे नीलेश प्रभु ने बताया था, तो हम लोग महेश प्रभु और उनके पूरे फैमिली, वंदना माता जी और उनके पूरे फैमिली के लिए प्रे करेंगे ताकि महेश प्रभु और फैमिली जल्दी स्वस्थ हो जाए और वंदना माता जी और उनके फैमिली जल्दी अच्छी तरह से कृष्ण भक्ति में योगदान कर सके। तो आप लोग मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे सरस्वती देवी गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि गौर श्रीवासादि भक्त गौर वृंद। भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे। हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे। हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे। कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च सिन्धुः च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे सिद्धार्थ कृष्णा। प्रभु जी की जय। सिद्धार्थ जय प्रभु श्री जी की जय प्रभुपाद। हो। जय थैंक यू शिल प्रभु। प्रभुपाद। तो हम लोग संडे को मिलेंगे, याद रखिए 4:30 बजे दोपहर को, ऑलमोस्ट 4:30, 4:15 to 4:30। और ट्यूसडे को सेम टाइम 8 o'clock इंडियन टाइम। और अगर किसी को अटेंड करने में तकलीफ है तो आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, यूट्यूब में है। थैंक यू वेरी मच। एंड आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग कृपा करके रोज ज्वाइन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।
हरे कृष्णा हरे Thank you, कृष्णा Prabhuji. हरे Dandavat कृष्णा pranam. थैंक यू प्रभु जी दंडवत प्रणाम Hare धन्यवाद Krishna. प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम